हे दर्श के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखकर प्रिया अपनी हंसी नहीं रोक पाई और उसने अपना मुंह ढक लिया। उसने कहा, क्या इतना शॉक्ड होना जरूरी है? ये तो बस एक सेक्स एक्सपर्ट है, क्या तूने कभी इंटरनेट पर इस प्रोफेशन के बारे में नहीं सुना? सुना तो है थोड़ा। दर्श ने सिर हिलाया और कहा, मेरी समझ से सेक्स एक्सपर्ट वो होता है जो दूसरों को वो सब सिखाता है ना? बिल्कुल। प्रिया हल्की सी मुस्कुराई और आगे बोली, ये रेस्तरां चलाने के अलावा मैं लेडीज को बैड टेक्निक्स भी सिखाती हूँ, लेकिन मेरे क्लाइंट्स वो औरतें हैं जिनके हस्बैंड्स उन्हें बोरिंग समझते हैं। ये कितना इफेक्टिव है? दर्श इस प्रोफेशन के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड था। बहुत इफेक्टिव है, प्रिया ने अपनी बाहों को क्रॉस करके कहा। सेक्स एक्सपर्ट बनने के बाद मैंने लगभग 50 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और उनमें से 20 से ज्यादा ने अमेजिंग रिजल्ट्स पाए हैं। उनके हस्बैंड्स अब उनके दीवाने हैं। प्रिया दी, तुम तो कमाल हो। दर्श ने थम्स अप किया और हंसते हुए कहा, तुम जो कर रही हो वो इनडायरेक्टली लोगों के परिवारों को हैप्पी बनाने में हेल्प कर रही हो। मुझे लगता है ये एक अच्छा काम है। ये सुनकर प्रिया थोड़ी शॉक्ड हो गई और दर्श को देखकर बोली, सच में तुझे लगता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ? बिल्कुल। दर्श ने सीरियस होकर कहा, सोच, अगर एक कपल का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो उनका रिलेशन भी खराब होगा और फिर डिवोर्स। लेकिन तुम्हारी गाइडेंस से तुम कई फैमिलीज को हैप्पी बना सकती हो। ये तो डेफिनेटली एक अच्छा काम है। प्रिया इमोशनल हो गई। उसने कहा, दर्श, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। एक्चुअली मैंने ये काम सबको नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे गलत समझेंगे। मुझे नहीं पता दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन मैं सच में मानता हूँ कि प्रिया दी तुम गलत नहीं हो और मैं तुम्हारे काम को अप्रूव करता हूँ। दर्श के दिमाग में प्रिया द्वारा आग बुझाने की इमेज घूम रही थी। उसे वो एक्सपीरियंस आज भी याद था। उसे लगा कि ऐसी स्किल्स वाली लेडी के साथ होना किसी भी आदमी के लिए प्लेजर है। और अगर ऐसी और भी लेडीज हो तो ये तो लड़कों के लिए जैकपॉट होगा। उसने प्रिया के प्रोफेशन को फुल सपोर्ट किया। दर्श, क्योंकि तू मेरे प्रोफेशन को इतना सपोर्ट करता है, क्या तू मेरा मॉडल बनेगा? अचानक प्रिया की आंखें चमक उठी और वो स्माइल करते हुए दर्श से बोली। क्या? दर्श शॉक्ड हो गया और पूछा, मॉडल मतलब? प्रिया हंस पड़ी और एक्सप्लेन किया, जब मैं स्टूडेंट्स को टेक्निक सिखाती हूँ तो मुझे उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करना होता है और डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक आदमी चाहिए होता है। लेकिन मुझे कोई सही आदमी नहीं मिला और मैं सिर्फ टॉयज यूज करती हूँ। हालांकि टॉयज से भी काम चल जाता है, लेकिन उनसे स्टूडेंट्स का फीडबैक नहीं मिलता, इसलिए मैं तुझे अपने इंस्टीट्यूट के लिए मॉडल बनाना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स का फीडबैक मतलब? दर्श की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। प्रिया ने कहा, मैं तुझे एग्जाम्पल देती हूँ। मान ले, आज मैंने स्टूडेंट्स को ओरल टेक्निक सिखाई और उनकी प्रैक्टिस के बाद उन्हें अपनी प्रोग्रेस चेक करनी होगी, राइट? यहीं पर तू काम आएगा। मैं हर स्टूडेंट से तेरा टेस्ट करवाऊंगी। तेरे एक्सपीरियंस के बाद तू उन्हें उनकी कमियां बता सकता है। अब समझा? वाह, ऐसा भी होता है। प्रिया का एक्सप्लेनेशन सुनकर दर्श एक्साइटेड हो गया। उसे लगा कि मॉडल बनने का मतलब सिर्फ खड़े रहना है, लेकिन स्टूडेंट्स द्वारा एक एक करके उसकी सर्विस करने का आइडिया उसे बहुत पसंद आया। novelfire.net वेबसाइट पर गूगल पर खोज करें ताकि उपन्यास के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस किया जा सके। दर्श की एनर्जी बढ़ाने का तरीका इन एनर्जी को अब्सॉर्ब करना था और इतने सारे लेडीज के बीच वो डेफिनेटली बहुत कुछ अब्सॉर्ब कर सकता था। अगर वो लकी होता तो शायद प्रिया के स्टूडेंट्स में से किसी में ऋतुओं की शक्ति होती। इतने बड़े मौके को कोई बेवकूफ ही मना करेगा। दर्श ने शैतानी स्माइल के साथ पूछा, प्रिया दी, तुम्हारी एजेंसी में लेडीज ब्यूटीफुल हैं। वो सब यंग है और सबसे ओल्ड स्टूडेंट भी सिर्फ 38 साल की है। हालांकि वो थोड़ी ओल्ड है, वो बहुत हॉट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरे कई स्टूडेंट्स बहुत रिच फैमिलीज से हैं। प्रिया ने दर्श के नीचे देखा। वो बोली, तेरी चीज के साथ तू मेरी एजेंसी में जाते ही फेमस हो जाएगा। अगर तू कुछ स्टूडेंट्स को पटा ले तो तू रातों रात अमीर बन जाएगा और तुझे फिर कभी मसाज पार्लर में काम नहीं करना पड़ेगा। दर्श को ये सुनकर सरप्राइज नहीं हुआ कि रिच लेडीज प्रिया से सीखने आती हैं, क्योंकि गरीब लेडीज मर्दों को खुश करने के लिए पैसे खर्च नहीं करेगी। शायद एजेंसी में ज्यादातर स्टूडेंट्स के रिच हस्बैंड्स थे। करने के लिए कुछ और नहीं होने के कारण वो अपने हस्बैंड्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्किल सीखना चाहती थी। ठीक है, मैं रेडी हूँ। दर्श ने तुरंत प्रिया का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया और पूछा, मैं कब से शुरू कर सकता हूँ? तू कितना एक्साइटेड है? प्रिया ने दर्श के माथे पर थपथपाया। उसने कहा, तू कितना शैतान है। मेरे कोर्सेज रेगुलर नहीं होते, महीने में सिर्फ 2 सेशंस होते हैं। मैंने इस महीने का सेशन खत्म कर दिया है, अगले सेशन में टाइम है। चल, हम कॉन्टैक्ट इन्फो एक्सचेंज कर लेते हैं और जब क्लासेस शुरू होंगी तो मैं तुझे कॉल करूंगी। उन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फो एक्सचेंज किया। दर्श ने जल्दी से कपड़े पहने और वो दोनों नीचे चले गए। रेस्तरां में बहुत भीड़ थी। प्रिया के पास बहुत काम था और दर्श ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता था, इसलिए उसने प्रिया और पूजा दोनों को बाय बोला। भले ही अमन के साथ उसका झगड़ा हुआ, लेकिन उस दिन कई अच्छी बातें हुई। सबसे पहले उसने प्रिया के अंदर ऋतुओं की शक्ति देखी, फिर उसने उसके साथ वो एक्सपीरियंस किया और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो प्रिया के सेक्स इंस्टीट्यूट का मॉडल बन गया था। वो एजेंसी में स्टूडेंट्स से मिलने के लिए एक्साइटेड था। इतनी ब्यूटीफुल और यंग लेडीज के बीच वो बहुत खुश था। रेस्तरां से निकलने पर दर्श ने अपनी भाभी से मिलने किलिन डिस्ट्रिक्ट जाने का फैसला किया, क्योंकि वो कल रात घर नहीं गया था और जानता था कि वो परेशान होंगी। जैसे ही उसने किलिन डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए टैक्सी ली, उसने खिड़की से सड़क के किनारे खड़ी एक जानी पहचानी लेडी को देखा। उसे देखकर उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। चैप्टर 157। गाड़ी से उतरते ही दर्श की नजरें सड़क के किनारे खड़ी उस हॉट लेडी पर टिक गई। वो कोई और नहीं, उसकी भाभी अंजलि थी। आज अंजलि ने ऐसा कहर ढाया था कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं। टाइट व्हाइट शर्ट जिसके ऊपर के बटन खुले थे, उसके क्लीवेज को फ्लॉन्ट कर रही थी। और वो फिगर, कसम से देखकर किसी का भी दिल धड़क जाए। ब्लैक टाइट पैंट में उसके टोन लेग्स और भी ज्यादा हॉट लग रहे थे। दर्श को वो सब याद आ गया जो उसने और अंजलि ने पहले किया था, खासकर वो आइस फायर ड्यूल एक्सट्रीम वाला एक्सपीरियंस। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ओह दर्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंजलि ने उसे देखकर पूछा। दर्श ने अंधे होने का नाटक करते हुए कहा, भाभी आप यहाँ? आपकी आवाज तो मैं कभी नहीं भूल सकता। अंजलि ने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी भूल गए? फिर उसने बताया कि वो एक प्राइवेट क्लब में रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही है। दर्श ने पूछा, प्राइवेट क्लब?
भाभी, ये जॉब सेफ तो है ना? अंजलि ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो? ये नॉर्मल रिसेप्शनिस्ट की जॉब है। और वैसे भी मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं खुद संभाल लूंगी। दर्श ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। देखना चाहता हूँ कि कैसा है वो क्लब। अंजलि ने कहा, तुम तो मसाज पार्लर में काम करते हो ना? दर्श ने जवाब दिया, वो तो पार्ट टाइम है। आजकल मैं मार्शल आर्ट्स पर फोकस कर रहा हूँ। और वैसे भी अब तो मैं इंस्ट्रक्टर बनने वाला हूँ। अंजलि चौंक गई, इंस्ट्रक्टर? इतनी जल्दी? दर्श ने कहा, हाँ, टैलेंट है बॉस। और वैसे भी वो क्लब भी तो देखना है। सुना है वहाँ सिर्फ अमीर लोग आते हैं। अंजलि ने कहा, हाँ, बहुत अमीर। लेकिन टेंशन मत लो, वहाँ की बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है। किसी ने बदतमीजी की तो उसकी खैर नहीं। दर्श ने कहा, चलो फिर देखते हैं। अंजलि ने एक टैक्सी रोकी और दोनों स्वर्गीय दुनिया क्लब की ओर निकल पड़े। दर्श सोच रहा था कि उसकी भाभी इतनी हॉट है, वहाँ के अमीर लोग तो पक्का उस पर लाइन मारेंगे। उसे थोड़ी टेंशन हो रही थी। क्लब के बाहर पहुंचकर दर्श ने अंजलि से कहा, भाभी, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? अंजलि ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और अगर किसी ने बदतमीजी की तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। दर्श ने कहा, ठीक है, चलो फिर अंदर चलते हैं। अंजलि ने सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि उसका इंटरव्यू है। गार्ड ने फोन करके कंफर्म किया और गेट खोल दिया। चैप्टर 158। दर्श दोनों की प्रतिक्रिया देखकर चौंक गया और धीमी आवाज में पूछा, भाभी, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? अंजलि ने पहले आदमी को ध्यान से देखा, फिर दर्श को धीरे से समझाया, हाँ, वह कॉलेज में मेरा सहपाठी था। अप्रत्याशित रूप से वह यहाँ भी काम करता है। कितना संयोग है। पता चला कि वह भाभी का सहपाठी था। बिना देर किए दर्श की नजर उस आदमी पर पड़ी और उसने उसे ध्यान से देखना शुरू कर दिया। आदमी लगभग 1.7 मीटर लंबा था, एक साफ सुथरा सूट पहने हुए, बाल पीछे की ओर जमे हुए, काफी आकर्षक दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ गया। आदमी का चेहरा चेचक के दागों और गड्ढों से भरा हुआ था, जैसे चांद की सतह, और उसका सिर भी मोटा और कान बड़े थे, जिससे उसकी उपस्थिति बेहद अनाकर्षक हो गई थी। पुराने सहपाठी लंबे समय बाद मिले। अंजलि को देखकर याओ की आंखें पूरी तरह से आश्चर्य के भाव से चमक उठी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कॉलेज की सुंदरी उसके कार्यस्थल पर साक्षात्कार देने आएगी। कई वर्षों के बाद अंजलि और भी सुंदर हो गई थी। वाह, ऐसा सीना, ऐसी काया, सच में एक टॉप क्लास सुंदरी, प्राइवेट क्लबों की लड़कियों से भी ज्यादा हॉट। याओ कियांग, लंबे समय बाद मिले, क्या तुम यहाँ काम करते हो? अंजलि ने उत्सुकता से पूछा। याओ कियांग ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं यहाँ भर्ती प्रभारी प्रबंधक हूँ। मैं आमतौर पर कर्मचारियों का साक्षात्कार लेता हूँ और विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों का समन्वय करता हूँ। जब तुमने फोन किया और कहा कि तुम्हारा उपनाम अंजलि है, तो मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम हो। मुझे भी उम्मीद नहीं थी, अंजलि ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा। और यह कौन है? याओ कियांग का ध्यान दर्श पर गया और उसने उत्सुकता से पूछा। ओह, यह मेरा छोटा भाई है। वह किसी काम में व्यस्त नहीं है, इसलिए वह मेरे साथ साक्षात्कार देने आया है, अंजलि ने जल्दी से समझाया। मैं समझ गया, अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। याओ कियांग ने तुरंत स्वागत का इशारा किया। हालांकि याओ कियांग बहुत उत्साही था, दर्श को हमेशा उसमें कुछ गड़बड़ लगी। उसकी नजरें उसकी भाभी की ओर कामुक विचारों से भरी हुई थी, जो संदिग्ध इरादे रखती थी। ऐसा लग रहा था कि इस आदमी के आसपास रहने से उसकी भाभी के लिए यहाँ काम करना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। हालांकि याओ कियांग की उपस्थिति में दर्श ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। साक्षात्कार के बाद अपनी भाभी से बात करने की प्लानिंग बनाई। जल्दी से याओ कियांग के नेतृत्व में दर्श और अंजलि ब्रेक रूम में पहुंचे। याओ कियांग बहुत मेहमाननवाज था, चाय और पानी के साथ इधर उधर भाग रहा था। जब उसने अंजलि को उसकी चाय दी तो उसकी कामुक नजरें लगातार उसके नेकलाइन में नीचे की ओर जा रही थी, एक घुसपैठ भरी नजर जिसने अंजलि को काफी अनकंफर्टेबल कर दिया, जिससे उसने अपनी ब्लाउज का सबसे ऊपरी बटन चुपचाप बंद कर लिया। दोनों ने तुरंत काम के बारे में बात करना शुरू नहीं किया, बल्कि एक दूसरे की करंट लाइफ के बारे में जाना। ये जानकर कि अंजलि ने दिनेश से शादी कर ली है, याओ कियांग थोड़ा चौंक गया, उसकी आंखों में स्पष्ट ईर्ष्या थी। उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उस दिनेश के साथ जाओगी। मैंने सुना है कि वह आजकल अच्छा नहीं कर रहा है, अपने व्यवसाय में बहुत पैसा खो दिया है, ऐसा कहते हैं। तुम्हें तुम्हें ये कैसे पता चला? अंजलि चौंक गई, याओ कियांग पर उसकी नजर आश्चर्य से भरी हुई थी। सिगरेट जलाते हुए याओ कियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ताओयुआन काउंटी जैसी छोटी जगह में कुछ चीजें तुम्हें पता चल जाती हैं, भले ही तुम न जानना चाहो। मैं दूसरे दिन एक सहपाठी के साथ डिनर कर रहा था और उसने मुझे इसके बारे में बताया। बुरी खबर वास्तव में अच्छी खबर से ज्यादा तेजी से फैलती है। अंजलि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कहा, हाँ, व्यवसाय में थोड़ा पैसा खो गया, लेकिन यह बैंक से लिया गया लोन है, कम इंटरेस्ट के साथ। हम इसे धीरे धीरे चुका देंगे। कम इंटरेस्ट के साथ भी इतना कर्ज होने से वापस अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, याओ कियांग ने उपहास करते हुए कहा। इसके अलावा वह दिनेश तो शुरू से ही ज्यादा काबिल नहीं है। तुमने उसमें क्या देखा? अपनी बात पर ध्यान दो। दर्श को याओ कियांग पहले से ही नापसंद था और उसे अपने भाई दिनेश का अपमान करते देखकर वह तुरंत नाखुश हो गया। इसी तरह अंजलि भी बेहद अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने कहा, याओ कियांग, दिनेश के बारे में इस तरह बात मत करो, वरना मैं सच में तुमसे झगड़ा कर लूंगी। याओ कियांग ने दर्श पर एक नजर डाली। उसकी आंखों में द्वेष की एक चमक थी, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गई। उसने अपने मुंह पर एक खेदजनक ताली बजाने का नाटक किया और अंजलि से कहा, उफ, माफ करना, पुराने सहपाठी, नाराज मत हो। मैं बस ऐसा ही हूँ, मेरा मुंह बिना सोचे समझे बोलता है, मैं अक्सर बिना सोचे समझे बोलता हूँ। दिल पर मत लो, चलो काम के बारे में बात करते हैं। अंजलि ने तुरंत टॉपिक बदल दिया। ठीक है, तो एक फॉर्म भरने के लिए मेरे साथ ऑफिस में आओ, याओ कियांग ने अपने बगल में दर्श को देखते हुए कहा, और जोड़ा, अपने भाई को लाउंज में इंतजार करने दो। कुछ काम, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है, दूसरों द्वारा नहीं सुना जा सकता है। ठीक है, अंजलि ने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। जैसे ही अंजलि याओ कियांग के पीछे जाने वाली थी, दर्श ने तुरंत उसकी बांह पकड़ ली, उसे गंभीरता से देखते हुए, भाभी, सावधान रहना। अगर कुछ होता है तो बस चिल्लाना और मैं तुरंत आ जाऊंगा।
चिंता मत करो, याओ कियांग बस बकवास करना पसंद करता है। जब हम स्कूल में थे तो वह काफी अच्छा था। अंजलि ने दर्श को आश्वस्त किया और फिर याओ कियांग के पीछे ऑफिस में चली गई। जब उसने विशाल ऑफिस की शानदार सजावट देखी तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि याओ कियांग अपने लिए इतना अच्छा कर रहा होगा कि उसके पास इतना बड़ा ऑफिस होगा। अंजलि की आंखों में सदमे को देखकर याओ कियांग का चेहरा गर्व से भर गया। उसने अंजलि को सोफे पर बैठने का इशारा किया, फिर अपनी ऑफिस डेस्क दराज से एक फॉर्म निकाला, उसे उसके सामने कॉफी टेबल पर रखा और कामुक आंखों से उसने कहा, अंजलि बायोडेटा भरो। ठीक है, जरूर। अंजलि ने मेज पर रखा कार्बन पेन उठाया और लगन से अपना बायोडेटा भरना शुरू कर दिया। याओ कियांग पास में बैठा था, अंजलि के इतने करीब कि उसकी अनोखी और हल्की खुशबू को स्पष्ट रूप से सूंघ सके, जिससे उसके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। बिना परफ्यूम के भी वह इतनी अच्छी महक रही थी, शायद ये वास्तव में एक खूबसूरत महिला की तथाकथित खुशबू थी। फिर याओ कियांग ने अंजलि को ध्यान से ऊपर और नीचे देखा, उसके सुंदर चेहरे और उसके कामुक शरीर को देखा, उसकी आंखें तीव्र लालसा से भरी हुई थी। वह एक आदर्श महिला का प्रतीक थी, कोई एक भी खामी नहीं ढूंढ सकता था। अगर वह ऐसी महिला को अपने बिस्तर में रख सकता और उसका आनंद ले सकता, तो क्या यह आनंद से मृत्यु नहीं होती। हेवनली वर्ल्ड में प्रबंधक बनने के बाद से याओ कियांग ने काफी महिलाओं का शोषण किया था, लेकिन उनमें से कोई भी अंजलि जैसी टॉप क्वालिटी वाली सुंदरी के बराबर नहीं थी। इसके अलावा स्कूल में वापस याओ कियांग को अंजलि के लिए विशेष रूप से पसंद था। उसने उनके बीच कुछ होने का सपना देखा था, लेकिन वह उस समय बहुत लोकप्रिय थी और वह इतना अगोचर था कि उसने कभी उसे अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत भी नहीं की। कौन सोच सकता था कि अंत में वह दिनेश होगा जिसने उसे जीत लिया और उससे शादी कर ली। वह उसे स्कूल में जीतने में विफल रहा, लेकिन अब एक अवसर उत्पन्न हो गया था और एक विवाहित महिला के रूप में अंजलि के साथ खेलना शायद और भी रोमांचक होगा, है ना। इस विचार पर याओ कियांग और भी उत्साहित हो गया। उसकी आंखें थोड़ी हिल गईं और उसने पूछा, अंजलि, मैंने देखा कि तुम्हारे पास पिछले 2 वर्षों में कोई काम का अनुभव नहीं है, क्या तुम इस दौरान गृहिणी रही हो। हाँ, मैं पिछले 2 वर्षों से घर पर हूँ, काम नहीं कर रही हूँ, अंजलि ने जवाब दिया। अचानक काम करने का फैसला, क्या ये इसलिए है क्योंकि दिनेश भारी कर्ज में है और दबाव महसूस कर रहा है। याओ कियांग ने पूछा। ठीक है, इतना कर्ज होने पर दबाव तो होता ही है। चैप्टर 159। रेहान, तू क्या बकवास कर रहा है। अंजलि का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, उसकी आंखें गुस्से से भर गईं जब उसने रेहान को देखा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रेहान, उसका पुराना क्लासमेट, ऐसी वाहियात डिमांड करेगा। वो उसे क्या समझता है, काफी नहीं है। भले ही रेहान को अंजलि का गुस्सा साफ दिख रहा था, वो एकदम चिल रहा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर काफी नहीं है तो थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। महीने के 5 लाख कैसे रहेंगे। 2 महीने में तू दिनेश का सारा कर्जा चुका देगी। साल के 5 लाख में तो तू आराम से वो लाइफ जी सकती है जिसका तू सपना देखती है। एक लड़की को रखने के लिए 5 लाख देना एकदम बकवास था। लेकिन रेहान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इतने टाइम से हेवनली वर्ल्ड में काम करने के बाद वो जानता था कि यहाँ कई बड़े बॉस हैं जिन्हें खूबसूरत लड़कियां पसंद हैं। जब वो उससे बोर हो जाएगा तो उसे दूसरे बॉस को बेच देगा। अंजलि की खूबसूरती को देखते हुए एक रात का 1 लाख तो कोई भी बॉस देने को तैयार हो जाएगा और शायद कुछ तो उससे भी ज्यादा बोली लगाएंगे सिर्फ एक रात के लिए। थप्पड़, एक जोरदार थप्पड़ उस सन्नाटे वाले ऑफिस में गूंज उठा। रेहान का बदसूरत चेहरा धीरे धीरे 5 उंगलियों के निशान दिखा रहा था। जैसे ही उसे तेज दर्द हुआ, वो गुस्से से चीख उठा, तू कमीनी, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। अब मैं तुझे जबरदस्ती चोदूंगा। इतना कहकर रेहान ने नाटक बंद कर दिया और एक भूखे भेड़िए की तरह सीधा अंजलि पर झपटा। लेकिन अंजलि भी फुर्तीली थी। जैसे ही रेहान झपटा, वो खड़ी हो गई और पीछे हट गई, उसे ध्यान से देख रही थी। उसने सख्त लहजे में कहा, रेहान, बकवास बंद कर, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुला। हाँ, तुझे सच में लगता है कि ताओयुआन काउंटी में हेवनली वर्ल्ड के कनेक्शन के आगे पुलिस कुछ कर पाएगी। पुलिस को बुलाने से क्या फायदा। रेहान का चेहरा शैतानी मुस्कान में बदल गया जैसे ही उसने अपने थप्पड़ वाले गाल को छुआ। उसने जमीन पर थूका और गुस्से से कहा, तुझे तो इज्जत महसूस करनी चाहिए कि मैं तुझे रखने को तैयार हूँ। तू प्यार से नहीं मानेगी, है ना। तो फिर मत कहना कि मैंने तुझे वार्निंग नहीं दी। रेहान को फिर से आते देखकर अंजलि ने तुरंत अपनी जेब से अपना मोबाइल फोन निकाला, पुलिस को बुलाने के लिए तैयार। सच में पुलिस को बुलाएगी। रेहान पलक झपकते ही अंजलि की तरफ दौड़ा और उसका फोन छीनकर फेंक दिया। फोन जमीन पर गिरकर 2 टुकड़ों में टूट गया। फोन के गिरते ही अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तेजी से दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी ताकत से अंजलि को डर लगने लगा, लेकिन उसे तुरंत दर्श की बात याद आई। बचाओ दर्श, मुझे बचाओ। दर्श, मुझे बचाओ। जैसे ही अंजलि ने मदद के लिए चीखा, रेहान का चेहरा और भी शैतानी हो गया और उसने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। अंजलि दर्द से चीखी और फर्श पर गिर गई, उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। रेहान ने ऊपर से उस पर देखा और घृणा से कहा, तेरा भाई तो सिर्फ एक अंधा आदमी है। तुझे सच में लगता है कि वो हेवनली वर्ल्ड के इतने सारे गार्ड्स को हरा पाएगा। अगर वो आया तो मैं उसे मार डालूंगा। बस चुपचाप बैठ और मजे कर, मैं वादा करता हूँ कि तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। तू कमीना। ये सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका क्लासमेट इतना घटिया हो गया है। थोड़ी देर में जब तू मेरी ताकत देखेगी तो तुझे मैं घटिया नहीं लगूंगा। मुझे यकीन है कि मैं तुझे वरुण जैसे निकम्मे से ज्यादा मजा दूंगा। रेहान ने अंजलि की खूबसूरती को देखा, थूक निगला और बिना कुछ कहे उस पर झपटा। धड़ाम, तभी दरवाजा एक लात से खुल गया। दर्श अंदर आया और ऑफिस में वो सब देखकर उसका गुस्सा भड़क उठा। वो चिल्लाया, तू कमीना, मेरी भाभी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई। तेरी तो मौत आई है। दर्श, अंजलि की आंखों में हैरानी चमक उठी। वो तुरंत फर्श से उठी और दर्श के पीछे छिप गई। दर्श ने अंजलि की तरफ देखा और उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान देखे। उसे समझ आ गया कि रेहान ने ही उसे मारा होगा। उसने शांत होकर कहा, भाभी चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। लानत है अंधे, तू दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे करता है, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। भले ही रेहान दर्श जितना लंबा चौड़ा नहीं था, उसने दर्श को, एक अंधे आदमी को, बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया।
डरने की जगह उसने अपनी मुट्ठी बांधकर दर्श के सिर पर मारने की कोशिश की। मौत को बुलावा देना। दर्श की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। उसने रेहान के पेट में लात मारी। जाहिर है रेहान को उम्मीद नहीं थी कि दर्श इतनी जल्दी हमला करेगा और उसे लात में इतनी ताकत की भी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उसे पेट में तेज दर्द हुआ वो किसी ट्रक से टकराने की तरफ पीछे उड़ गया। धड़ाम की आवाज के साथ रेहान अपना पेट पकड़कर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी। तू छोटा कमीना, तेरी तो खैर नहीं, हेवनली वर्ल्ड में हाथ उठाने की हिम्मत, तू मरेगा। फिर भी रेहान धमकी देता रहा। मुझे धमकी देगा। दर्श गुस्से में था और उसे दूसरों की धमकियों से डर नहीं लगता था। हेवनली वर्ल्ड क्या होता है? जो भी उसकी भाभी को परेशान करेगा उसे सजा मिलेगी। अगले ही पल वो रेहान की तरफ बढ़ा, लेकिन अंजलि ने देखा कि दर्श क्या करने वाला है और उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, दर्श ये हेवनली वर्ल्ड है, यहाँ पंगा मत ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। चल यहाँ से जल्दी चलते हैं। भले ही दर्श का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, उसे रेहान को पीटने का इरादा छोड़ना पड़ा क्योंकि अंजलि उसे ऑफिस से बाहर खींचकर ले गई। तू सोचता है कि तू जा सकता है? दोनों को जाते देखकर रेहान पेट में दर्द सहते हुए कॉफी टेबल से एक मोबाइल फोन उठाया और डायल किया। हेलो अजीत कप्तान, मुझे फैक्ट्री में मारा गया है और वो भाग रहे हैं। सारे दरवाजे बंद कर दो और उसे मेरे लिए मार डालो। कौमा। जैसे ही दर्श और अंजलि प्राइवेट क्लब के एंट्रेंस पर पहुंचे उन्होंने देखा कि दरवाजे बंद हैं और कई गार्ड उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में लाठियों से लैस दर्जनों गार्ड्स ने दर्श और अंजलि को घेर लिया। ये देखकर अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया। उसे तुरंत इंटरव्यू के लिए यहाँ आने और दर्श को साथ लाने के अपने फैसले पर पछतावा हुआ। भले ही दर्श को मार्शल आर्ट आती थी, उनकी संख्या कम थी और वे गार्ड्स से ज्यादा ताकतवर नहीं थे और हेवनली वर्ल्ड के गार्ड्स के पास जरूर बंदूकें होंगी। भले ही दर्श कितना भी ताकतवर हो, एक गोली उसकी जान ले सकती है। दर्श, उनसे सीधा मत भिड़, अपनी भाभी को संभालने दे। भले ही अंजलि डरी हुई थी, उसे दर्श की लड़ाई में फंसने और गोली लगने से ज्यादा डर लग रहा था। भाभी, तू भी ये नहीं संभाल सकती, मैं तुझे ले चलूंगा और हम यहाँ से भाग जाएंगे, मेरे पास रहो। उस पल दर्श ने अपनी भाभी को लेकर जबरदस्ती भागने का फैसला कर लिया था। अपनी ताकत से वो गार्ड्स के इस ग्रुप को आराम से हरा सकता था। ये वो है, इन्हें भागने मत दो। तभी रेहान अपना पेट पकड़कर जल्दी से आया। दर्श और अंजलि को घिरा हुआ देखकर वो चिल्लाया, मुझे मारा गया है और तुम बेवकूफ खड़े हो। चलो इस अंधे को मार डालो। चैप्टर 160। धूम। उन शब्दों को सुनकर दर्श क्रोध से गरज उठा। ड्रैगन और फीनिक्स मिस्ट्री स्किल को चलाने की आवश्यकता के बिना उसके दांतियान में सच्ची क्यूई गर्म पानी की तरह उबलने लगी, तेजी से उसके अंगों और हड्डियों में फैल गई। क्रोध उसके सिर पर चढ़ गया। वह उस कमीने रेहान को भारी कीमत चुकाने के लिए दृढ़ था। मेरी भाभी का मेरे सामने अपमान करने की हिम्मत, लानत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक दर्जन सुरक्षा गार्ड मौजूद थे, अगर 100 और आ जाते तो भी वह उसे कीमत चुकाने के लिए मजबूर करता। क्या तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहती? ठीक है, तो मैं पहले इस बदबूदार अंधे आदमी को मार डालूंगा। अंजलि को चुप देखकर रेहान ने तुरंत अपना हाथ हिलाया, इसे मेरे लिए मार डालो। मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। दर्श ने नीचे देखा और अपने पैरों पर एक कंकड़ देखा। अपने पैर की उंगली के झटके से कंकड़ हवा में उड़ गया, फिर उसके दाहिने पैर ने बाहर की ओर मारा और शक्तिशाली बल ने कंकड़ को एक शूटिंग स्टार में बदल दिया जो तेजी से रेहान की ओर बढ़ा। बैंग। आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त कंकड़ 100 पाउंड के पत्थर की तरह था, जिसने रेहान को पल भर में उड़ा दिया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, रेहान ने वाह की आवाज के साथ ताजे खून का एक घूंट थूक दिया और दर्श को अविश्वसनीय आश्चर्य से भरी आंखों से देखा। सुरक्षा गार्ड दृश्य को देखकर सदमे से भरे हुए दर्श को विस्मय से भरी आंखों से देखने लगे। यह आदमी कौन है? सिर्फ एक कंकड़ से उसने रेहान को उड़ा दिया। ऐसी ताकत भयावह रूप से शक्तिशाली थी। मत आओ, मुझसे दूर रहो। दर्श को पास आते देख रेहान तुरंत घबरा गया, लेकिन अपनी गंभीर चोटों के कारण वह दौड़ने के लिए उठ नहीं सका। वह केवल अपनी बाहों से सहारा लेकर पीछे हट सकता था, पूरी तरह से असहाय और दयनीय दिख रहा था। पहले का अहंकार कहाँ था? लेकिन जल्द ही रेहान को होश आ गया। यह उसका इलाका था और इतने सारे सुरक्षा गार्डों की उपस्थिति में वह इस बदबूदार अंधे आदमी को इतना निर्लज कैसे होने दे सकता था? तुम मूर्ख लोग खड़े होकर क्या कर रहे हो? उस पर हमला करो। क्या तुम उसे मुझे पीटते हुए देखना चाहते हो? रेहान ने सुरक्षा गार्डों के समूह पर दहाड़ लगाई। अचानक सुरक्षा गार्ड कार्रवाई में आ गए और अपने हथियार लहराते हुए दर्श पर झपट पड़े। चले जाओ तुम सब, जो भी मुझे रोकेगा मर जाएगा। दर्श ने लोगों के समूह पर चिल्लाया। स्वर्गीय दुनिया में इतना निर्लज होने के लिए मुझे लगता है कि तुम मौत की तलाश कर रहे हो। प्रमुख सुरक्षा गार्ड गुस्से से दहाड़ा, अपनी लोहे की छड़ को दर्श के सिर पर मारने के लिए उठाया। इस क्रूर प्रहार का सामना करते हुए दर्श ने शांति से इससे बचने के लिए कदम बढ़ाया, जिससे सुरक्षा गार्ड आश्चर्य से हिचकिचा गया। जाहिर है उसने अंधे आदमी से इतनी जल्दी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपने पेट में तेज दर्द महसूस किया और तुरंत जमीन पर गिर गया। आक्रमण आक्रमण आक्रमण, यह आदमी बहुत है। मेरे कार के बीच सुरक्षा गार्डों ने एक साथ हमला किया और अनगिनत लोहे की छड़ें दर्श के सिर पर गिरी। कोई भी साधारण व्यक्ति इसे देखकर असहाय हो जाएगा, अपने आप को पिटते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि दर्श शांत और संयमित रहा क्योंकि उसने निर्णायक रूप से ड्रैगन और फीनिक्स मिस्ट्री स्किल को सक्रिय किया। सच्ची क्यूई ने तुरंत उसकी मुट्ठियों को लपेट लिया और उसने आक्रामक रूप से पलटवार किया। बैंग 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 बैंग, सुस्त धमाकों की एक श्रृंखला गूंज उठी और बड़े और खतरनाक सुरक्षा गार्डों के समूह को उड़ा दिया गया। दर्श के खिलाफ जो ड्रैगन फिस्ट का उपयोग कर रहा था, उनके पास लड़ने की लगभग कोई शक्ति नहीं थी। वे केवल मारे जाने की प्रतीक्षा कर सकते थे। 2 मिनट से भी कम समय में सुरक्षा गार्डों का पूरा समूह जमीन पर पड़ा था, दर्द से कराह रहा था, फिर से उठने की ताकत नहीं थी। अंजलि, जो ये सब देख रही थी, अवाक रह गई। उसके दिल में सदमे की लहरें जबरदस्त थीं। उसने दर्श को पहले भी कार्रवाई में देखा था और जानती थी कि वह मजबूत है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा, पिछली बार की तुलना में बहुत अधिक मजबूत। तुम रेहान अवाक रह गया। उसने अनुमान नहीं लगाया था कि यह अंधा आदमी इतना मजबूत होगा, इतना मजबूत कि इतने सारे सुरक्षा गार्ड अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे।
क्या तुम? दर्श रेहान के पास गया, उसकी कलाई पर पैर रखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुमने अभी मेरी भाभी को मारा या नहीं? तुमने उसे मारने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल किया? मैंने उसे नहीं मारा। इस बिंदु पर रेहान के पास सब कुछ दृढ़ता से नकारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अन्यथा परिणाम अकल्पनीय थे। स्वीकार करने से इनकार कर रहे हो, है ना? दर्श के चेहरे पर एक गहरा रंग आ गया और उसने कहा, तो मुझे इसे ऐसे मानना होगा जैसे तुमने अपनी दोनों हाथों से मेरी भाभी पर हमला किया, और अब मुझे वे दोनों चाहिए। बोलने के बाद उसने रेहान के दाहिने हाथ पर अपने पैर के तलवे से थोड़ा और जोर से दबाया, और दरार के साथ रेहान ने असहनीय दर्द की लहर महसूस की जिसने उसके दिमाग को दहाड़ दिया और उसके मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकल गई, जो नए साल पर मारे जा रहे एक सुअर के समान थी। कृपया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं गलत था, मेरे हाथों को अपंग मत करो। तेज दर्द ने रेहान के पहले के सभी उतावलेपन को खो दिया, और उसने दर्श को विनती से भरे चेहरे से देखा, उम्मीद है कि दूसरा पक्ष उसे बख्श देगा। लेकिन दर्श का चेहरा बर्फीला ठंडा था। अगर रेहान ने उसे नाराज किया होता, तो शायद उसने इस तरह से काम नहीं किया होता, लेकिन रेहान ने न केवल बार बार उसकी भाभी का अपमान किया था बल्कि उस पर शारीरिक हमला भी किया था, जो दर्श के लिए बिल्कुल असहनीय था। बस बस बस। तभी क्लब का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुला, एक दर्जन काली मर्सिडीज धीरे धीरे दिखाई देने लगी। इस दृश्य को देखकर रेहान के चेहरे पर खुशी का भाव आ गया, जैसे भोर की रोशनी दिखाई दे रही हो। वह उन्मादी हंसी में फूट पड़ा और कहा, बच्चे, अरुण भाई आ गया है, तुम खत्म हो गए हो। भले ही तुम लड़ने में अच्छे हो, तुम निश्चित रूप से अरुण भाई के लिए कोई मुकाबला नहीं हो। अरुण भाई? दर्श ने मुड़कर देखा और तुरंत कार के दरवाजों को तेजी से खुलते हुए देखा। वाहनों से कई सूट पहने लोग निकल रहे थे। भीड़ के बीच उसने तुरंत एक परिचित आकृति को पहचान लिया, कोई और नहीं अरुण, जिसके साथ उसकी पहले झड़प हो चुकी थी। कितना संयोग! दर्श की आंखों में आश्चर्य का भाव झलका। क्या ये हो सकता है कि ये स्वर्गीय दुनिया रेखा चाची के संरक्षण में हो? अन्यथा अरुण को देखकर रेहान इतना उत्साहित नहीं होता। साथ ही अरुण ने दर्श और अंजलि को भी देखा। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा, तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। जाहिर तौर पर दर्श को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, और इससे भी कम कि दर्श स्वर्गीय दुनिया में लड़ रहा होगा। पहले उसने रेखा के चेहरे के खातिर दर्श को एक बार बख्श दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी फिर से मुसीबत खड़ी करेगा। अरुण भाई, मुझे बचा लो, इस आदमी ने मेरे हाथ अपंग कर दिए हैं। रेहान ने जीवन रक्षक की तरह कुछ देखा, दर्द को सहन किया और मदद के लिए चिल्लाया। तुरंत अरुण का चेहरा काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दर्श इतना साहसी होगा कि वह अपने क्षेत्र में किसी को पीटने आएगा, और इससे भी बुरी बात यह है कि यहाँ के अपने प्रबंधक के हाथों को वास्तव में अपंग कर देगा। ये सीधे उसके चेहरे पर तमाचा था। अरुण के चेहरे पर उदासी देखकर अंजलि बेहद चिंतित हो गई। भले ही वह अरुण और रेखा के रिश्ते के बारे में जानती थी, पिछली घटना अरुण के लिए पहले ही काफी नुकसानदेह रही थी, और अब वैसी ही घटना होने से रेखा के शामिल होने पर भी अरुण इसे आसानी से जाने नहीं देगा। दर्श, हमें क्या करना चाहिए? अंजलि जल्दी से दर्श के पास दौड़ी और चिंता से पूछा, तुम पहले ही अरुण के आदमियों से एक बार लड़ चुके हो और रेखा के मध्यस्थता से मामला सुलझ गया था, लेकिन अब तुमने फिर से अरुण के आदमियों को पीटा है। मुझे डर है कि इसे सुलझाना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। दर्श ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। 151 to 155 चैप्टर 151 जब टेप का माप उस भयावह रूप से भयंकर। भाई वुल्फ, थप्पड़ इतना जोरदार था कि रेहान पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। सिर्फ रेहान ही नहीं, दर्श और अंजलि भी वुल्फ को देखकर उतने ही हैरान थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वुल्फ सच में रेहान पर हाथ उठाएगा। बाकी साथी भी उतने ही चकित थे। वुल्फ के बारे में उनकी समझ के हिसाब से अगर रेहान ने कुछ गलत किया होता तो वुल्फ पहले गड़बड़ करने वाले से निपटता और फिर अपने लोगों को सबक सिखाता। लेकिन अब वुल्फ ने सीधे रेहान को मारा था, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। दूसरों को शायद वजह न पता हो, लेकिन पास खड़े वरुण को सब समझ आ गया था। गिरोह का फरमान अभी भी गायब था। रेखा ने उसे कहीं छिपा दिया था, और लंबी और बेकार खोज के बाद उनकी एकमात्र उम्मीद रेखा द्वारा प्रदान किए गए अंधे आदमी पर टिकी थी। वुल्फ का ये कदम सिर्फ दर्श के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश थी, ताकि गिरोह का फरमान मिल सके, वरना यह अंधा आदमी कब का मर गया होता। भाई वुल्फ, आपने मुझे क्यों मारा? रेहान ने पूछा। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। मारा? वुल्फ का चेहरा बेहद गंभीर हो गया और उसने कहा, मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, यही बहुत है। अभी दर्श और अंजलि जी से तुरंत माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझसे माफी मंगवाओगे? रेहान और भी हैरान था। रेहान के असहयोगी रवैये को देखकर वरुण तुरंत उसके पास आया और बिना कुछ कहे एक और थप्पड़ मारा और चिल्लाया, लानत है, जब कहा जाए तो माफी मांग लो। बेकार की बकवास बंद करो। क्या तुम जानते हो वो कौन है? रेखा का भाई। रेखा का भाई? रेहान की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। हेवनली वर्ल्ड में इतने लंबे समय तक काम करने के बाद वह रेखा को कैसे नहीं जानता? वह बॉस की बेटी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस अंधे आदमी का ऐसा रिश्ता होगा। तभी वुल्फ ने उसे मारा। सब कुछ समझने के बाद रेहान ने और कुछ नहीं कहा। वह तुरंत दर्श के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी आंखें बंद किए हुए था, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें मेरी भाभी से माफी मांगनी चाहिए। धूप के चश्मे के नीचे छिपी दर्श की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसने ठंडे स्वर में कहा, साम्राज्य के साथ अपना रोमांच जारी रखें। रेहान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अंजलि के सामने झुका और माफी मांगी। अंजलि, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, कृपया मुझे माफ कर दो। दर्श, चलो इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं, हमें जल्दी निकलना चाहिए। अंजलि वास्तव में अब और उस जगह पर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने धीरे से दर्श का हाथ खींचा। दर्श ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, भाई वुल्फ, इस तरह आपके यहाँ परेशानी करना वाकई अनुचित था, लेकिन इस आदमी ने सच में ऐसा करने लायक काम किया था। मैं आपको कभी खाने पर ले जाऊंगा। मेरी भाभी और मैं अब निकलते हैं। मत जाओ। वुल्फ ने जल्दी से दर्श को रोका और मुस्कुराते हुए कहा, अभी आपने कहा आपकी भाभी यहाँ नौकरी की तलाश में आई हैं, चलो बैठकर उस बारे में बात करते हैं, क्या कहते हो? गिरोह का फरमान न मिलने से वुल्फ को इतनी परेशानी हो रही थी कि उसे अनिद्रा की शिकायत होने लगी थी। अगर वह अंजलि को यहाँ काम पर रख सकता तो दर्श के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आसान होता।
बाद में वह कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके दर्श को गिरोह के फरमान के ठिकाने की खोज में पूरी तरह से मदद करने के लिए मना सकता था। दर्श ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जब यह आदमी यहाँ काम कर रहा है तो मैं अपनी भाभी को यहाँ नहीं आने दूंगा। ये सुनकर वुल्फ ने तुरंत रेहान की ओर देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, रेहान तुम जा सकते हो, कल से यहाँ काम पर मत आना, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या? रेहान पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि न केवल उसका हाथ तोड़ा जाएगा बल्कि उसकी नौकरी भी चली जाएगी। जब वह होश में आया तो उसने तुरंत माफी मांगी, भाई वुल्फ मत करो, मुझे मत निकालो कृपया, मेरे ऊपर मेरे माता पिता हैं और नीचे बच्चे मेरी आय पर निर्भर हैं। अगर आप मुझे निकाल देंगे तो मेरे परिवार का क्या होगा? मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे मत निकालो, अगर मदद मिले तो मैं सिर झुकाऊंगा। ये कहते हुए रेहान सीधे जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। मैं 3 तक गिनूंगा, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। वुल्फ की नज़रों में रेहान सिर्फ एक छोटा कर्मचारी था जो उसके ध्यान के लायक नहीं था। उसने सोचा कि अगर रेहान के जाने से अंजलि को यहाँ नौकरी मिल जाती है तो यह फायदेमंद होगा। क्या तुम अभी तक नहीं जा रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? वरुण ने रेहान को घूरते हुए फटकार लगाए। हालांकि रेहान अनिच्छुक था, वह जानता था कि वुल्फ द्वारा लिए गए फैसलों को बदलना मुश्किल है। रुके रहने से उसकी जान जा सकती थी, इसलिए वह तुरंत जमीन से उठा और बहुत शर्मनाक तरीके से हेवनली वर्ल्ड से चला गया। फिर वुल्फ दर्श की ओर मुड़ा मुस्कुराते हुए, अब जब इस आदमी को निकाल दिया गया है तो अपनी भाभी को यहाँ काम करने दो। अब जब रेहान का पद खाली है तो आपकी भाभी इसे भर सकती हैं। ये सुनकर दर्श तुरंत लालच में आ गया। अगर उसे ठीक से याद है तो रेहान का पद मानव संसाधन प्रबंधक का था, जो कर्मचारी स्थानांतरण और भर्ती के लिए जिम्मेदार था। निश्चित रूप से रिसेप्शनिस्ट होने से बेहतर था, है ना? इसके अलावा नौकरी में उन ग्राहकों से निपटना नहीं होगा, इसलिए उसकी भाभी को परेशान नहीं किया जाएगा। भाभी, क्या आप मानव संसाधन प्रबंधक बनना चाहती हैं? दर्श ने पूछा। अंजलि निश्चित रूप से चाहती थी, क्योंकि एक प्रबंधक का वेतन रिसेप्शनिस्ट की तुलना में बहुत अधिक था, लेकिन वह हिचकिचाई, मुझे नहीं पता कि मैं इसे अच्छी तरह से कर पाऊंगी या नहीं। चिंता मत करो, मैं विशेष रूप से आपको प्रशिक्षित करने के लिए किसी की व्यवस्था करूंगा। 50,000 का मासिक वेतन और साल के अंत में बोनस भी होगा, शायद 1 मिलियन के करीब, वुल्फ ने कहा। उसके मुंह के कोने अंजलि को देखते हुए ऊपर की ओर मुड़ गए। 1 मिलियन की वार्षिक आय। अंजलि का दिल धड़क उठा। वह सिर्फ एक साधारण नौकरी ढूंढना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 1 मिलियन की वार्षिक आय वाली नौकरी मिल गई। आश्चर्य के बाद उसने ज्यादा हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत सिर हिला दिया, मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो मेरे साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए आओ। वुल्फ ने हल्की मुस्कान दी, बहुत मिलनसार दिखाई दिया। समूह के कार्यालय भवन में पहुंचने के बाद वुल्फ ने वरुण को अंजलि को भर्ती प्रक्रिया और अनुबंध संभालने के लिए ले जाने का निर्देश दिया, जबकि वह दर्श को चाय के लिए अपने कार्यालय में ले गया। वुल्फ का कार्यालय बहुत बड़ा और शानदार ढंग से सजाया गया था, जैसे एक महल। इतना शानदार कार्यालय देखकर दर्श को गुप्त रूप से ईर्ष्या हुई। इस तरह के कार्यालय का मालिक होना निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव था। गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें ताकि उपन्यासों के अध्याय जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त किए जा सकें। दर्श, थोड़ी चाय पियो। वुल्फ ने दर्श की ओर भाप से भरा एक कप चाय बढ़ाया। धन्यवाद। दर्श ने धन्यवाद कहा, फिर कप को अपनी नाक तक उठाया और तुरंत चाय की एक अनोखी सुगंध उसकी नाक में प्रवेश कर गई। उसके चेहरे पर आनंद का भाव दिखाई दिया। भाई वुल्फ, ये चाय वास्तव में अच्छी है। ये दूर से एक दोस्त द्वारा लाई गई थी। अगर आपको ये पसंद है तो जाते समय कुछ अपने साथ ले जाएं। वुल्फ हल्के से मुस्कुराया, बहुत उदारता से बोल रहा था। धन्यवाद भाई वुल्फ, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आमतौर पर चाय पीना पसंद नहीं है। दर्श ने वुल्फ के दयालु प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वुल्फ ने और कुछ नहीं कहा और दर्श को चाय पीने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। कई कप पीने के बाद वुल्फ की आंखें सूक्ष्म रूप से बदल गईं, क्योंकि उसने पूछा, आजकल जियोमे का मसाज पार्लर कितना व्यस्त है? ठीक है, काफी ग्राहक हैं, दर्श ने जवाब दिया। व्यवसाय कितना भी अच्छा हो, ये जियोमे के लिए सिर्फ एक अंशकालिक नौकरी है। क्या उसने कभी आपको बताया है कि वह जल्द ही अपनी छोटी माँ की भूमिका संभालने वाली है? वह दक्षिण गेट की बॉस बन जाएगी और फिर ये हेवनली वर्ल्ड उसकी कई संपत्तियों में से एक होगा, और मसाज पार्लर, चाहे वह जारी रहे या न रहे, सब एक जैसा होगा। ये कहने के बाद वुल्फ की आंखें दर्श के चेहरे पर टिकी हुई थीं, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। Chapter 156 to 160. Chapter 156. हे दर्श के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन देखकर प्रिया अपनी हंसी नहीं रोक पाई और उसने अपना मुंह ढक लिया। उसने कहा, क्या इतना शॉक्ड होना जरूरी है? ये तो बस एक सेक्स एक्सपर्ट है। ये सुनकर दर्श के चेहरे पर तुरंत आश्चर्य का भाव आ गया। सिस्टर 9 दक्षिण गेट की बॉस बनने जा रही है। मैंने सिस्टर 9 को इसके बारे में पहले कभी बात करते नहीं सुना, और हम हाल ही में ज्यादा मिले भी नहीं हैं। वह काफी व्यस्त लग रही हैं। वह किस काम में व्यस्त हैं? वुल्फ ने अपनी आंखों में जिज्ञासा की झलक के साथ पूछा। मुझे नहीं पता, दर्श ने ईमानदारी से स्वीकार किया। हाल ही में वह मार्शल मंडप और यांग स्ट्रेंथनिंग पिल्स में उलझा हुआ था, और वास्तव में उसे नहीं पता था कि रेखा किस काम में व्यस्त हो सकती है। पिछली बार जब उसने रेखा को देखा था तो वह उसे किरण के यहाँ एक ग्राहक की सेवा के लिए ले गई थी। अब इसके बारे में सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि उन्हें मिले हुए वास्तव में काफी लंबा समय हो गया था। क्या वह गिरोह को संभालने के काम में व्यस्त है? वुल्फ बाहर से भले ही लापरवाह दिख रहा हो, लेकिन अंदर से वह काफी घबराया हुआ था। उसे डर था कि लिन मेन्यू ने गिरोह का फरमान मिलने से पहले ही रेखा को गिरोह का नेता बनने के लिए नियुक्त कर दिया होगा। अगर ऐसा होता तो उसकी योजनाएं बर्बाद हो जाती और गिरोह और दक्षिण गेट पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए उसे बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते। मुझे नहीं पता, दर्श ने फिर से सिर हिलाया। उसके अज्ञानता के भावों ने वुल्फ को और भी बेचैन कर दिया। उसने दर्श के चेहरे को ध्यान से देखा, लेकिन लोगों को पढ़ने के अपने विशाल अनुभव के बावजूद वह उसके साथी के चेहरे से कुछ भी नहीं समझ सका। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, तुम रेखा को फोन करके आज रात देने के लिए क्यों नहीं बुलाते? जरूर, ये बिल्कुल सही है। मेरी भाभी ने अभी हेवनली वर्ल्ड में काम करना शुरू किया है, इसलिए वह उनका अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। दर्श ने तुरंत वुल्फ के सुझाव से सहमति जताई और रेखा को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला। जल्द ही रेखा की स्पष्ट आवाज फोन पर सुनाई दी। उसने मोहक ढंग से कहा, छोटू, क्या तुम्हें अपनी बहन की याद आ रही है? हे मेरे इस व्यस्त समय के खत्म होने का इंतजार करो और फिर मेरे यहाँ खाना खाने आना।
मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है मेरे छोटे प्यारे। हालांकि दर्श ने फोन को स्पीकर पर नहीं रखा था, फिर भी ये शब्द वुल्फ के कानों तक पहुंच गए और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। उसके संदेह की पुष्टि हो गई, रेखा और दर्श वास्तव में एक दूसरे के साथ शामिल थे। दर्श ने अजीब तरह से वुल्फ की ओर देखा और कहा, बहन मैं अभी भाई वुल्फ के साथ हूँ। वह पूछ रहे हैं कि क्या तुम आज रात खाली हो एक साथ डिनर करने के लिए? तुम भाई वुल्फ के साथ हो? रेखा की आवाज़ तुरंत अजीब हो गई और उसने जल्दी से कहा, ओह तुम मूर्ख लड़के, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आज रात एक साथ डिनर? नहीं, मैं नहीं आ सकती। मैं शहर से बाहर हूँ, दोस्तों के साथ कुछ चीज़ें सीख रही हूँ। जब मैं वापस आ जाऊंगी तब बात करते हैं। दर्श ने जिज्ञासावश पूछा, बहन तुम क्या सीख रही हो? मैं अपने करियर में बदलाव के बारे में सीख रही हूँ। एक बार जब मैं सार में महारत हासिल कर लूंगी तो मैं वापस आने पर तुम्हें बड़ा पैसा कमाने में मदद कर सकती हूँ। ओह, और मैंने ताओयुआन काउंटी में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ छोड़ दी है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में वीचैट पर एक वॉइस मैसेज के जरिए लोकेशन भेज दूंगी। क्या तुम उसे वापस लाने में मेरी मदद कर सकते हो? छोटू, ये चीज़ मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब तक मैं इसे लेने वापस न आ जाऊं तब तक तुम्हें इसे सुरक्षित रखना होगा। इसके अलावा ये वस्तु मेरे करियर में बदलाव के लिए बहुत कीमती और महत्वपूर्ण है। इसे किसी को मत दिखाना, समझे? रेखा ने फोन पर बहुत गंभीरता से निर्देश दिया। एक महत्वपूर्ण वस्तु, गिरोह का फरमान। वुल्फ रेखा के हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके भाव सूक्ष्म रूप से बदल गए। उसका दिल अत्यधिक उत्साह से भर गया। जिस गिरोह के फरमान को वह इतने लंबे समय से खोज रहा था वह आखिरकार सामने आ सकता है। उसे आश्चर्य हुआ कि रेखा दर्श पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है, इतनी महत्वपूर्ण वस्तु को उसकी देखभाल में सौंप रही है। बहन चिंता मत करो, मैं वस्तु को इस तरह छिपा दूंगा कि कोई उसे ढूंढ न सके। दर्श ने धीरे से सिर हिलाया, फिर फोन काट दिया और वुल्फ को देखा। भाई वुल्फ, बहन नाइन वर्तमान में शहर से बाहर कुछ सीख रही है। ऐसा लगता है कि वह करियर में बदलाव की योजना बना रही है और आज रात हमारे साथ डिनर करने का समय नहीं होगा। ऐसा लगता है कि बहन नाइन वास्तव में दक्षिण गेट की बड़ी बॉस बनने जा रही है। वुल्फ ने हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम भाग्यशाली बच्चे हो। रेखा के साथ तुम्हारे रिश्ते के साथ तुम भविष्य में दक्षिण गेट में शान से घूम सकते हो। दर्श ने इस कथन का खंडन नहीं किया। यदि रेखा वास्तव में दक्षिण गेट की बड़ी बॉस बन जाती तो उनका रिश्ता वहां उसके सौदों को बहुत अधिक सुविधाजनक बना देता। शायद वह रेखा के साथ अपने संबंध के माध्यम से बहुत सारी कीमती औषधीय जड़ी बूटियां भी इकट्ठा कर सकता है। भाई वुल्फ, मिस अंजलि की रोजगार प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। उसी समय वरुण अंजलि के साथ कार्यालय में आया। अच्छा, वुल्फ ने धीरे से सिर हिलाया, अंजलि को देखकर मुस्कुराया और कहा, मिस अंजलि आप कब से काम शुरू कर सकती हैं? मैं कल से शुरू कर सकती हूँ। अंजलि ने अपनी नई नौकरी को बहुत महत्व दिया और तुरंत जवाब में सिर हिला दिया। ठीक है, उस स्थिति में कल काम पर आएं। मैं किसी को आपके साथ हस्तांतरण प्रक्रिया से गुजरने और आपको नौकरी से परिचित कराने की व्यवस्था करूंगा, वुल्फ ने धैर्य और दयालुता के साथ कहा। धन्यवाद भाई वुल्फ। अंजलि ने जल्दी से सिर झुकाया, उसका मुंह उत्साह से खुला हुआ था। दर्श और अंजलि के जाने के बाद वुल्फ के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने एक सिगरेट जलाई और कश मारने लगा। लानत है, अगर दर्श रेखा का रखा हुआ अंधा गिगोलो नहीं होता तो मैं आज उसे मार डालता। वरुण ने घृणा से फर्श पर थूका और गुस्से में कहा, रेखा गिरोह को संभालने वाली है। वुल्फ ने धीरे धीरे वरुण की ओर गंभीर भाव से देखा। क्या? वरुण एक पल में गंभीर हो गया और कहा, क्या हो रहा है? वुल्फ ने कहा, दर्श ने अभी मेरे सामने रेखा को फोन किया। अब रेखा शहर से बाहर है, करियर में बदलाव के लिए ज्ञान का अध्ययन कर रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह पहले ही लिन मेन्यू से मिल चुकी है और वह जिस ज्ञान का अध्ययन कर रही है वह गिरोह के प्रबंधन के बारे में होना चाहिए। अब हम क्या करें? वरुण अचानक तनावग्रस्त हो गया और कहा, अगर रेखा अब गिरोह की नेता बन जाती है तो वे बूढ़े लोग निश्चित रूप से बिना शर्त उसका समर्थन करेंगे। अगर हम उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालात अभी इतने बुरे नहीं हुए हैं। गूगल पर एट वेबसाइट खोजें ताकि उपन्यासों के अध्याय जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त किए जा सकें। वुल्फ ने धुएं का एक छल्ला उड़ाया, उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी और उसने कहा, भले ही रेखा लिन मेन्यू के साथ प्रबंधन ज्ञान सीख रही हो, गिरोह का फरमान ताओयुआन काउंटी में है और यह जल्द ही दर्श के हाथों में होगा। ये सुनकर वरुण ने खुशी का भाव दिखाया, उसकी आंखों में एक क्रूर चमक दिखाई दी। उसने अपने हाथ से गला काटने का इशारा किया और कहा, उस स्थिति में हम दर्श को मार सकते हैं, गिरोह का फरमान छीन सकते हैं और जल्दी से गिरोह पर नियंत्रण कर सकते हैं। जब तक रेखा वापस आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यही योजना है। अगर ऐसा है तो किरण को ये काम जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वुल्फ ने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। किरण के जवाब देने का इंतजार करने के बाद उसने कहा, किरण तुम बहुत धीरे चल रहे हो। मुझे लगता है कि हम इस बार अपना सहयोग रद्द कर सकते हैं। तुम्हें लगता है कि मैं धीरे चलना चाहता हूँ? किरण ने लाइन के दूसरी तरफ से शिकायत करना शुरू कर दिया। बड़े भाई, क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? किसी का रखा हुआ सिर्फ एक अंधा आदमी, वुल्फ ने उदासीनता से कहा। हाँ, किरण ने फोन पर ठंडी हंसी निकाली और कहा, वुल्फ ऐसा लगता है कि तुम दर्श को अच्छी तरह से नहीं जानते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, वह सिर्फ एक अंधा आदमी नहीं है, वह फोर सीज मार्शल मंडप का छात्र भी है, एक छात्र जो प्रशिक्षक बनने वाला है। भाई वुल्फ। थप्पड़ इतना जोरदार था कि रेहान पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। सिर्फ रेहान ही नहीं, दर्श और अंजलि भी। किरण की आवाज़ तेज नहीं थी लेकिन उसने वुल्फ और वरुण को लाक्षणिक रूप से बिजली की तरह मारा, उनके सिर में जोर से टकराया। एक पल के लिए गड़गड़ाहट की आवाज़ आए और दोनों आदमी आंखें फाड़े और जीभ थामे अपनी जगह पर जम गए। फोर सीज मार्शल मंडप का एक छात्र, इसके अलावा जो प्रशिक्षक बनने वाला था। वुल्फ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, किरण बकवास मत करो। वह सिर्फ एक अंधा आदमी है जो थोड़ा लड़ सकता है। वह फोर सीज मार्शल मंडप में प्रशिक्षक कैसे बन सकता है? मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ, लेकिन आप पूछ सकते हैं। उसकी शारीरिक फिटनेस बेहद जबरदस्त है। मेरी सुगंधित मोहिनी तकनीक का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। किरण की आवाज़ लगातार गंभीर होती गई। फोन काटने के बाद वुल्फ ने तुरंत वरुण को एक अर्थपूर्ण नजर दी।
वरुण उसके संकेत को समझते हुए जल्दी से अपना फोन निकाला और पूछताछ करना शुरू कर दिया, पूछते हुए, ओझा तुम आजकल कितने व्यस्त हो? ज्यादा नहीं, क्या बात है बॉस? वरुण, क्या कोई नया काम है? ओझा ने फोन पर पूछा। नए काम जैसा कुछ नहीं है, मैं बस तुमसे कुछ पूछना चाहता था। क्या तुम्हारे मंडप में दर्श नाम का कोई छात्र है? वरुण ने पूछा। सही है, दर्श नाम का एक छात्र है, लेकिन वह जल्द ही छात्र नहीं रहेगा, वह जल्द ही प्रशिक्षक बनने वाला है। क्या हो रहा है? ओझा ने हैरान होकर पूछा। तुरंत वुल्फ और वरुण हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि किरण की बातें सच होंगी। फोन काटने के बाद वरुण ने वुल्फ को देखा और पूछा, भाई वुल्फ, मैंने नहीं सोचा था कि यह लानत अंधा आदमी वास्तव में फोर्सीज मार्शल मंडप का छात्र है और वह वास्तव में प्रशिक्षक बनने वाला है। अब हम क्या करें? अब उसे मारना आसान नहीं है। हाँ, फोर्सीज मार्शल मंडप दक्षिण गेट में एकमात्र उन्नत मार्शल आर्ट मंडप है। वहाँ प्रशिक्षक होने का मतलब है मंडप द्वारा सुरक्षा। अगर हम उसे मारते हैं तो करण के व्यक्तित्व को देखते हुए एक बार एक प्रशिक्षक के मारे जाने के बाद वह निश्चित रूप से पूरी तरह से जांच करेगा। अगर उसे पता चलता है कि यह हम थे तो यह निश्चित रूप से गिरोह और फोर्सीज मार्शल मंडप के बीच संघर्ष का कारण बनेगा। तब तक भले ही हमें गिरोह का फरमान मिल जाए, हम दक्षिण गेट पर शासन नहीं कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फोर्सीज मार्शल मंडप और हमारे गिरोह का सहयोगात्मक संबंध है। फोर्सीज मार्शल मंडप के बिना केवल अपने गिरोह पर भरोसा करके हम अन्य 3 ताकतों का सामना नहीं कर सकते थे। फोर्सीज मार्शल मंडप का अपमान करने वाला कोई भी व्यक्ति गिरोह का पापी होगा। वुल्फ ने एक और सिगरेट जलाई, उसका सिर दर्द करने लगा। किसने सोचा होगा? लानत है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रेखा द्वारा समर्थित एक अंधा आदमी फोर्सीज मार्शल मंडप में प्रशिक्षक बनने वाला है। ये बिल्कुल डरावना है। वरुण ने अपनी बाहें सिकुड़ी। भाई वुल्फ, अब हम क्या करें? वुल्फ ने एक आह भरी और कहा, इस बिंदु पर हम केवल किरण से मदद मांगना जारी रख सकते हैं। उसने फोन उठाया और किरण को फोन किया। वुल्फ ने कहा, मैंने अभी पूछताछ की है, दर्श वास्तव में फोर्सीज मार्शल मंडप में प्रशिक्षक बनने वाला है। इसलिए आइए अपना सहयोग जारी रखें। पहले हमने तुमसे दर्श के मुंह से शब्द निकालने के लिए कहा था, लेकिन अब हम इसे वस्तुएं निकालने में बदल रहे हैं। हर संभव कोशिश करो और रेखा ने उसे जो चीजें सौंपी हैं उन्हें प्राप्त करो। गूगल पर novel_fire एक वेबसाइट खोजें ताकि उपन्यासों के अध्याय जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त किए जा सकें। वुल्फ, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम जब चाहो रद्द कर देते हो और जब चाहो जारी रखते हो। किरण की आवाज़ असंतोष से भरी हुई थी। इसके अलावा जब हमने सहयोग के बारे में बात की तो तुमने मुझे बताया कि वह एक अंधा मालिश करने वाला है, लेकिन पता चला कि वह फोर्सीज मार्शल मंडप में प्रशिक्षक है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, जानते हो? तो तुम क्या चाहते हो? वुल्फ ने उदासीन स्वर में पूछा। कीमत बढ़ाओ, किरण ने कहा। पहले तुमने मुझसे 10 लाख का वादा किया था, अब इसे 30 लाख कर दो। 30 लाख? राशि ने वुल्फ के भाव बदल दिए, लेकिन गिरोह के फरमान के बारे में सोचते हुए जो मिलने पर उसे अनंत धन ला सकता था, उसने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, मैं सहमत हूँ। काम पूरा होने के बाद 30 लाख। हालांकि तुम्हें प्रक्रिया को तेज करना होगा और रेखा ने उसे जो वस्तु सौंपी है उसे जल्द ही प्राप्त करना होगा। फोन काटने के बाद वुल्फ ने अपनी कनपटियों की मालिश की, गहरी सोच में डूब गया। उसका मूड बहुत उदास था। वरुण ने पूछा, भाई वुल्फ, हमें अंजलि के साथ क्या करना चाहिए? वुल्फ ने जवाब दिया, उसे ईमानदारी से यहाँ काम करने दो और आमतौर पर उसे उकसाओ मत। फोर्सीज मार्शल मंडप में प्रशिक्षकों के परिवार मंडप की सुरक्षा में होते हैं। अगर अंजलि को कुछ होता है तो दर्श निश्चित रूप से पागल हो जाएगा और इससे चीजें जटिल हो जाएंगी। हेवनली वर्ल्ड से निकलने के बाद अंजलि दर्श को किलिंग जिले के पास एक बाजार में ले गई क्योंकि उसे 1 मिलियन की वार्षिक आय वाली नौकरी मिल गई थी। अंजलि बहुत उदार थी और उसने बहुत सारा समुद्री भोजन और मांस खरीदा। उस शाम एक बड़ा भोज करने की योजना बनाई। घर पहुंचने पर अंजलि ने दिनेश को अपनी नौकरी के बारे में बताने के लिए फोन किया। ये सुनकर दिनेश पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था कि अंजलि सिर्फ कुछ हजार के मासिक वेतन वाली नौकरी की तलाश कर रही है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे तुरंत 1 मिलियन वार्षिक वेतन वाली नौकरी मिल जाएगी। डरते हुए कि अंजलि किसी ठग के जाल में फंस गई है, दिनेश ने जल्दी से अपना काम छोड़ा और जितनी जल्दी हो सके घर भाग गया। पत्नी, वास्तव में क्या हो रहा है? घर पहुंचने पर दिनेश ने चौंक कर पूछा। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, पति, अब मैं हेवनली वर्ल्ड में एचआर मैनेजर हूँ। हेवनली वर्ल्ड में एचआर मैनेजर? दिनेश ने भौहें सिकुड़ी और कहा, अगर मुझे ठीक से याद है तो हमारा पुराना सहपाठी रेहान हेवनली वर्ल्ड में एचआर मैनेजर हुआ करता था। ये सुनकर अंजलि के भाव थोड़े बदल गए। उसने कहा, रेहान को निकाल दिया गया और मैंने उसकी जगह ले ली। बेशक मुझे ये नौकरी पूरी तरह से छोटू और रेखा के संबंधों के कारण मिली, क्योंकि हेवनली वर्ल्ड की मालकिन रेखा की माँ है। रेखा छोटू की बॉस है। दिनेश को रेखा की स्थिति धुंधली सी याद आई। हाँ, दर्श ने धीरे से सिर हिलाया। भाई, रेखा अब वास्तव में शक्तिशाली है। वुल्फ ने कहा कि वह दक्षिण गेट की बॉस बनने वाली है। अब कई लोग उसे सम्मान दे रहे हैं, यहाँ तक कि वुल्फ भी। उसे पता था कि मैं रेखा के करीब हूँ, इसलिए उसने मेरी भाभी के लिए यह नौकरी तय की। ये सच में है, ये बहुत बढ़िया है, सच में बहुत बढ़िया। दिनेश इतना खुश था कि वह मुस्कुराना बंद नहीं कर पा रहा था। कर्ज के कारण होने वाला दबाव तुरंत गायब हो गया। लानत है, जब उसकी पत्नी सालाना 10 लाख कमा रही है तो थोड़ा सा कर्ज चुकाना बहुत आसान है। शायद वह भविष्य में एक लापरवाह रखा हुआ आदमी भी बन सकता है। पत्नी, आज मैं खाना बनाऊंगा, चलो आज रात थोड़ी शराब पीते हैं। दिनेश ने उत्साह से कहा, तुम छोटू के साथ बातें करो, मैं खाना बनाने का ध्यान रखूंगी। सिर्फ इसलिए कि मैं सालाना 10 लाख कमा रही हूँ, दबाव महसूस मत करो, चीजों को जैसा है वैसा ही रखो। अंजलि ने अच्छी नौकरी मिलने के बावजूद कोई दिखावा नहीं किया और खाना बनाना जारी रखा। ये देखकर दर्श ने चुपचाप सिर हिलाया। वह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि भाई दिनेश को वास्तव में एक अच्छी पत्नी मिली है। जब अंजलि खाना बना रही थी, दर्श ने कहा, भाई दिनेश, मैंने हाल ही में कुछ पैसे कमाए हैं, मुझे अपने बैंक कार्ड का नंबर दो और मैं कर्ज चुकाने के लिए इसे ट्रांसफर कर दूंगा। भले ही भाभी अब पैसे कमा सकती हैं, दूर का पानी पास की आग नहीं बुझा सकता। चलो पहले कर्ज चुकाते हैं। ठीक है, मैं पहले कर्ज चुका दूंगा और जैसे ही तुम्हारी भाभी और मैं कुछ पैसे कमाएंगे हम तुम्हें तुरंत वापस कर देंगे।
दिनेश विनम्र नहीं था, अब एक स्थिर आय का स्रोत होने के कारण वह चुकाने में सक्षम था और दूसरों से ऋण मांगने से नहीं डरता था। तुरंत दिनेश ने दर्श को अपना कार्ड नंबर दिया। दर्श ने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप खोला, देखा कि उसके खाते में अभी भी लगभग 19 लाख रुपए हैं और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दिनेश को 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। डिंग डिंग। जल्द ही दिनेश के फोन पर एक संदेश अलर्ट आया। जब उसने संदेश की सामग्री देखी तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह सोफे से कूद पड़ा और चिल्लाया, छोटू तुम्हें 10 लाख कहाँ से मिले? उसी समय खाना बना रही अंजलि ने यह बात सुनी, अपना चम्मच गिरा दिया, दिनेश के बगल में आई, देखने के लिए फोन छीन लिया और तुरंत वहां खड़ी हो गई, अवाक और कांपती हुई जैसे बिजली का झटका लगा हो। 10 लाख। उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था कि 10 लाख कैसे दिखते हैं। अगले ही पल उनकी दोनों की निगाहें दर्श पर टिकी हुई थीं क्योंकि उन्होंने एक साथ उनकी हैरान अभिव्यक्ति देखकर दर्श ने थोड़ी देर सोचा और इसे छिपाना जारी नहीं रखने का फैसला किया, लेकिन वह ये नहीं बताना चाहता था कि वह एक साधक है, इसलिए उसने लापरवाही से एक बहाना बनाया। जब मैं कॉलेज में था तो एक बूढ़े आदमी ने मुझे एक औषधीय नुस्खा दिया था। मैंने कुछ गोलियां बनाने के लिए नुस्खे का पालन किया और फिर एक बॉस ने दिलचस्पी दिखाई और मेरे साथ काम करने का फैसला किया। ये सारा पैसा उस बड़े बॉस का है। गोलियां। दिनेश का भाव बहुत गंभीर हो गया क्योंकि उसने पूछा, तुम्हारी बनाई गोलियां वास्तव में क्या करती हैं? वे मुख्य रूप से पुरुषों के शरीर का पोषण करती हैं। अपनी भाभी के सामने दर्श ने यांग स्ट्रेंथनिंग पिल के वास्तविक प्रभावों का खुलासा नहीं किया, अन्यथा ये बहुत अजीब होता। बेशक वह पूरी तरह से झूठ नहीं बोल रहा था क्योंकि यांग स्ट्रेंथनिंग पिल वास्तव में शरीर को पोषण देने का प्रभाव रखती थी। तुम नीलिमा के साथ काम कर रहे हो? दिनेश को अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत पूछा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? दर्श ने कुछ आश्चर्य से पूछा। दिनेश हंसा और कहा, अनुमान लगाना आसान है क्योंकि ताओयुआन काउंटी में केवल नीलिमा ही पुरुष पूरक बनाने में सबसे सफल है और केवल उसके पास तुम्हें इतना पैसा देने की वित्तीय ताकत है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछली बार जब तुमने अपनी भाभी को 1 लाख रुपये दिए थे तो तुमने बताया था कि यह नीलिमा से था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नीलिमा के साथ तुम्हारी साझेदारी तब तय हुई थी जब तुम अपनी सेवाएं देने के लिए उसके घर गए थे, है ना? दिनेश के तर्कसंगत विश्लेषण को देखकर दर्श खुद को शाबाशी देने से नहीं रोक सका। भाई, तुम्हारा विश्लेषण बिल्कुल सही है, वास्तव में चालाक। तुम्हारा भाई प्रशंसा नहीं संभाल सकता, एक बार शुरू करने के बाद वह 7वें आसमान पर होता है। दिनेश को इतना आत्मसंतुष्ट देखकर अंजलि खुद को उस पर आंखें घुमाने से नहीं रोक पाए। हा। इस समय दिनेश बेहद खुश था। न केवल उसकी पत्नी को 1 मिलियन की वार्षिक आय वाली नौकरी मिली थी, बल्कि उसके ग्रामीण इलाके के छोटे भाई ने भी उसकी कर्ज की समस्या का समाधान कर दिया था। अपने उत्साह में उसने दर्श के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, छोटू, मैं इस मिलियन को अभी के लिए स्वीकार कर लूंगा। जैसे ही तुम्हारी भाभी और मैं कुछ पैसे कमा लेंगे, हम तुम्हें तुरंत चुका देंगे। तुम मेरी ईमानदारी पर भरोसा कर सकते हो। भाई, अगर मैं दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता तो क्या मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता? दर्श ने गंभीरता से कहा, जब मैं अंधा था तो तुम अपनी मर्जी से मुझे 50,000 रुपये देने आए थे। मैंने तभी अपने दिल में कसम खाई थी कि मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को 10 गुना 100 गुना चुकाऊंगा। अगर तुम मुझे वापस नहीं भी करते हो तो मैं एक शब्द नहीं कहूंगा। मैं इसे वापस क्यों नहीं चुकाऊंगा? असली भाइयों के बीच हिसाब साफ होना चाहिए। उधार लिए गए किसी भी पैसे को वापस किया जाना चाहिए। दिनेश की आंखें हंसते हुए सिकुड़ गईं। इसके अलावा तुम्हारी वजह से तुम्हारी भाभी को सालाना 10 लाख के वेतन वाली नौकरी मिल गई। अगर मैं काम नहीं भी करता तो हम इसे 1 साल में चुका सकते हैं। दिनेश, मैं अंजलि कोई गिगोलो नहीं रखती। अगर मैं पैसे कमा भी सकती हूँ तो भी तुम्हें काम करना होगा। तुमने मुझे जो सपने बेचे, साल में 10 लाख कमाना, वह बस सच नहीं हो सकता। अंजलि ने तेज आंखों से उसे फटकार लगाए। पत्नी, मैं बस ये कह रहा था, मैंने कभी काम से जी नहीं चुराया, मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगा, दिनेश ने एक शर्मिंदा मुस्कान के साथ कहा। वैसे दिनेश, तुम दर्श को शहर में उसकी आंखों का इलाज कराने के लिए लाए थे। तुम इस समय व्यापार यात्राओं पर बाहर थे और तुमने इसे अलग रख दिया। अब तुम्हारे पास समय है तो क्या तुम्हें दर्श की आंखों का इलाज शुरू करना चाहिए? अंजलि को अचानक ये याद आया और उसने दिनेश से गंभीरता से बात की। सही सही सही। ये सुनकर दिनेश ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, ओह माय गॉड, मैं हाल ही में कर्जों से लगभग पागल हो गया था। अगर तुम्हारी याद नहीं दिलाती पत्नी तो मैं लगभग इतनी महत्वपूर्ण बात भूल जाता। मुझे वास्तव में खेद है। मुझसे माफी मत मांगो, दर्श से माफी मांगो। ये कहकर अंजलि अपनी सेक्सी कमर मटकाते हुए रसोई में खाना पकाने के लिए वापस चली गई। अब जब उसके पति का कर्ज चुका दिया गया था तो उसकी आत्माएं उल्लेखनीय रूप से उठ गई थीं। इस समय उसने वास्तव में समझा कि कर्ज मुक्त होने पर हल्का महसूस करने का क्या मतलब है। एक खुशी का कार्यक्रम वास्तव में आत्मा को ताज़ा कर देता है। इस समय अंजलि के लिए खाना बनाना अन्यथा थका देने वाला काम बिल्कुल भी थका देने वाला नहीं लगा। उसने एक गाना गुनगुनाना भी शुरू कर दिया। इसी तरह दिनेश अच्छे मूड में था। दर्श के कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा, दर्श, जब तुम्हें कुछ समय मिले तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मेरा सहपाठी एक उत्कृष्ट चिकित्सक है, वह निश्चित रूप से तुम्हारी आंखों का इलाज कर सकता है। ठीक है, जब मेरे पास समय होगा तब मैं जाऊंगा। दर्श ने लंबे समय से अंधा होने का नाटक करना बंद कर दिया था और इस अवसर का उपयोग अपनी दृष्टि बहाल करने के लिए किया जा सकता था। भले ही दिनेश का सहपाठी एक अच्छा चिकित्सक था, जब तक कि उसने कुछ दवा लिखी वह खुलकर अपनी दृष्टि बहाल कर सकता था। तो आज रात हम भाइयों को दिल खोलकर पीना चाहिए। जब तक हम पूरी तरह से नशे में न हो जाएं तब तक वापस नहीं लौटना चाहिए। दिनेश की योजना सरल थी। सामने आने के बाद उन्हें आज रात पूरी तरह से नशे में धुत हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शामिल होऊंगा। दर्श ने जोर देकर सिर हिलाया। मूल रूप से दर्श धोखा नहीं देना चाहता था और दिनेश के साथ दिल खोलकर पीने के बारे में सोचा, लेकिन जब कोई खुश होता है तो शराब भी मीठी लगती है। आज रात दिनेश की शराब पीने की क्षमता को केवल भयानक कहा जा सकता है। पहले लगभग 6 या 7 ताइल पीने के बाद वह बकवास करना शुरू कर देता था, लेकिन आज रात उसने एक पूरा जिन पी लिया और फिर भी ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ भी गलत नहीं है, जबकि दर्श पहले से ही नशे में महसूस कर रहा था। तेज शराब ने उसके पेट को बुरी तरह उत्तेजित किया। कभी कभी उसे मतली का एहसास होता था। हालांकि दर्श ने अभी भी शराब को दूर करने के लिए अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग नहीं किया। वह सिर्फ एक बार पूरी तरह से नशे में होना चाहता था।
चूंकि माहौल अच्छा था, अंजलि भी उनके साथ कुछ ड्रिंक्स के लिए शामिल हो गई, लेकिन एक महिला होने के नाते जो अपनी शराब नहीं पी सकती थी, 2 छोटे कप के बाद उसका चेहरा लाल हो गया। उसने दर्श को एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ देखा, कभी कभी एक बेहद उत्तेजक नजर भेजती, उसकी मुस्कान एक प्रेमिका की तरह कोमल थी। जब दिनेश ने लगभग 1 जिन और 3 ताइल पी लिए थे, तो वह अंततः और अधिक नहीं पी सका और अपने शब्दों को लड़खड़ाने लगा। दिनेश, बहुत अधिक नशे में होने से पहले अपने आप बिस्तर पर जाओ, मैं तुम्हें नहीं उठा सकती। मुसीबत को भांपते हुए अंजलि ने तुरंत उसे फटकार लगाए। तो मैं पीना बंद कर दूंगा। दर्श, चलो रात को खत्म करते हैं, मैं अब और नहीं पी सकता। जैसे ही उसने बात की, दिनेश उठ गया, लड़खड़ाता हुआ बेडरूम में चला गया और सेकंड के भीतर एक गरजने वाली खर्राटों की आवाज़ सुनाई दी। भाभी, मैं भी वापस जाकर सो रहा हूँ, मैं सच में नशे में हूँ। दर्श का दिमाग धुंधला था और वह केवल सोने के लिए भागने के बारे में सोच सकता था। अपने कमरे में लौटने के बाद दर्श तुरंत सोने के लिए नहीं भागा, बल्कि डेस्क के नीचे 300 यार्न स्ट्रेंथनिंग पिल से भरा बैग रख दिया। उसने कल ये गोलियां नीलिमा को देने और फिर कुछ मिलियन बनाने के लिए एक और ऑर्डर लेने की योजना बनाई। आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी के इस युग में एक कृषक बनना बहुत महंगा था, उसे जल्दी पैसा बनाने की जरूरत थी। ये सोचकर दर्श को अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत अपनी जेब से टूटा हुआ स्वर्गीय आत्मा फूलदान निकाला। जब उसने पाया कि टुकड़ों में आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से संतृप्त थी, तो वह खुश हो गया और उसने जल्दी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने डेंटिन में अवशोषित कर लिया। वाह, इतनी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा! दर्श ने गहरी सांस छोड़ी। स्वर्गीय आत्मा फूलदान के सभी टुकड़ों को जल्दी से इकट्ठा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ऐसा करने से गोल्डन कोर क्षेत्र में उसकी उन्नति बहुत तेज हो जाएगी। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद दर्श ने टुकड़ों को अपने तकिए के नीचे रख दिया। इतने मूल्यवान खजाने को सावधानी से संग्रहित किया जाना चाहिए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जैसे ही, भाभी, क्या भैया दिनेश की खर्राटे बहुत तेज हैं? दर्श ने बेडरूम का दरवाजा खोला और अंजलि से पूछा, जो एक सेक्सी लेस नाइट गाउन में सजी हुई थी। हाँ, तुम्हारे भैया दिनेश इतनी जोर से खर्राटे लेते हैं कि मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रही हूँ। दर्श, क्या तुम अपनी भाभी को रात के लिए अपने कमरे में ले चलोगे? क्योंकि अंजलि ने भी शराब पी रखी थी, उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था, ठीक एक ताज़ा खिले गुलाब की तरह, नाजुक और आकर्षण से भरपूर, अविश्वसनीय रूप से मनमोहक। इस समय अंजलि को देखकर दर्श का मुंह सूख गया और जीभ सूख गई। हालांकि वह भैया दिनेश को धोखा देने के लिए कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर ऐसे चला जैसे उस पर किसी का साया हो, जैसे रहस्यमय शक्तियों से मजबूर होकर अंजलि के लिए रास्ता बना रहा हो। ये देखकर अंजलि ने एक मोहक मुस्कान दी और तुरंत कमरे में प्रवेश कर गई। जब वह दर्श के पास से गुजरी तो अंजलि ने उसकी पजामा पैंट पर चुपके से नजर डाली। उभरी हुई आकृति ने उसके दिल में हलचल पैदा कर दी। उसके छोटे हाथ ने चुपके से उसे छुआ और फिर एक हंसी के साथ वह बिस्तर पर चढ़ गई। इस छोटी सी हरकत ने दर्श के दिल में आग की लपटों को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर चढ़ गया। जैसे ही वह लेटा, मुलायम सुगंधित सुंदरता उस पर दब गई। उसकी अनूठी खुशबू शराब की हल्की गंध के साथ मिलकर दर्श के दिमाग पर जहर की तरह हमला कर रही थी। जल्द ही दर्श का दिमाग खाली हो गया और उसने मुलायम शरीर को अपनी बाहों में खींच लिया। दर्श, मुझे चूमो, अंजलि दर्श के ऊपर हाँफते हुए बोली। उसकी सांस उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बिना कुछ कहे दर्श ने तुरंत अंजलि के कामुक होठों को चूम लिया। शायद शराब के कारण जब उनके होंठ मिले तो उन्होंने एक दूसरे को बेतहाशा चूमा। उनकी जीभें पागलों की तरह उलझ गईं। उन्होंने लार का आदान प्रदान किया और दोनों लगातार लुढ़कते रहे। चांदनी 2 पागल आकृतियों पर चमक रही थी, एक बेहद कामुक दृश्य चित्रित कर रही थी। चूमते हुए दर्श के हाथ भी खाली नहीं थे। वे अंजलि के गर्वित शिखरों तक पहुंचे, उन्हें अपनी हथेलियों में गूंथ रहे थे। जल्द ही मंद रोशनी वाला बेडरूम अंजलि की मोहक आत्मा को पिघला देने वाली कराह से भर गया। इस बीच अंजलि के हाथ भी व्यस्त थे, दर्श को पकड़ रहे थे। उस अद्भुत सनसनी को महसूस करते हुए उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका गला सूख गया और उसका दिल लालसा से भर गया। ये सब अंदर होने पर कैसा लगेगा? इसी तरह उन्होंने 10 मिनट से अधिक समय तक चुंबन किया, केवल तब अनिच्छा से अलग हुए जब घुटन बहुत अधिक हो गई। दर्श, क्या तुम मुझे चाहते हो? अलग होने के बाद अंजलि दर्श के ऊपर लेट गई, धीरे से सांस लेते हुए मोहक ढंग से पूछा। मैं चाहता हूँ। शराब के प्रभाव में दर्श का आत्मनियंत्रण बहुत कम हो गया और वह जल्दी से अपने दिल की सबसे आदिम इच्छा से अभिभूत हो गया। अच्छा, तो अपनी भाभी को आज खुद को तुम्हें देने दो। अंजलि की उत्तेजित सांस तेज हो गई। उसने इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत की थी, क्या आखिरकार दर्श के साथ इस तरह की बात स्वाभाविक रूप से होने वाली थी? हालांकि वह अभी भी नहीं जानती थी कि दर्श के छोटे शुक्राणु ठीक हो गए हैं या नहीं, बस एक बार भविष्य में मिलना आसान बना देगा। अगले ही पल दर्श पलट गया और अंजलि को अपने नीचे दबा लिया। उसके आकर्षक चेहरे को देखते हुए उसकी सांस भारी हो गई और उसने सोचने की सारी क्षमता खो दी। उसे फिर से चूमने के लिए अपना सिर झुका लिया। उनकी जीभें एक बार फिर पागलों की तरह उलझ गईं, इस बार पहले से भी ज्यादा तीव्रता से। उस समय दर्श एक पूर्ण जानवर में बदल गया। उसकी हथेली धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ी और उसकी पैंटी के लेस को छूने पर उसके चेहरे पर एक उग्र रूप आ गया। थोड़ी सी ताकत के साथ उसने नाजुक वस्त्र को टुकड़ों में फाड़ दिया। अपनी भरी हुई स्थिति को महसूस करते हुए उसकी उंगली फड़क गई, अंधेरे में डूब गई। परिपूर्णता की उस मजबूत भावना को महसूस करते हुए अंजलि ने एक कराह निकाली, फिर दर्श को कसकर गले लगा लिया। उसके चेहरे पर आनंद की अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। इतना तंग, दर्श अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी भाभी का शरीर इतना अच्छी तरह से संरक्षित होगा। जैसे ही दर्श अंजलि के रहस्यों की उन्मादपूर्वक खोज कर रहा था, एक अचानक ठंड अप्रत्याशित रूप से अंदर आ गई, उसकी उंगलियों के माध्यम से यात्रा करते हुए और सीधे उसके शरीर में चली गई। तुरंत इच्छा बादल वाले दर्श को स्फूर्तिदायक बना दिया। यह क्या है? अपनी घबराहट में दर्श ने देखा कि निष्क्रिय रक्तंडा एक चमकदार चमक बिखेर रहा था, जिससे उसकी आंखों में सदमे की नजर आ गई, क्योंकि उसने अंजलि को देखा। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि अंजलि के शरीर में भी 100 शर्तों की एक शक्ति है। 100 शर्तों की शक्ति के आभा के आधार पर इसे शीतकालीन मौसम की के रूप में पहचाना गया। महाशीत। जल्द ही एक संदेश दर्श के दिमाग में प्रेषित हुआ। संदेश ने न केवल अंजलि के शरीर में महाशीत 100 शर्तों की शक्ति के गुणों को स्पष्ट किया, बल्कि महाशीत की शक्ति के बारे में व्यापक विवरण भी शामिल किया। महाशीत की शक्ति पर जानकारी को संक्षेप में स्कैन करने के बाद दर्श के चेहरे पर आश्चर्य का रंग आ गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि महाशीत की सौर शर्तों की शक्ति इतनी खास होगी। एक ही समय अवधि के दौरान केवल एक प्रकार की महाशीत की सौर शर्तों की शक्ति मौजूद हो सकती है। इसका मतलब है कि जब तक अंजलि के पास महाशीत की शक्ति है तब तक कोई अन्य महिला इस शक्ति को नहीं रख सकती है, भले ही वह महाशीत के दिन पैदा हुई हो। केवल जब अंजलि के भीतर महाशीत की शक्ति गायब हो जाएगी या यदि अंजलि मर जाती है तो महाशीत किसी अन्य महिला को स्थानांतरित हो जाएगी। दर्श, तुम किस सोच में खो गए हो? चलो शुरू करो। दर्श को घबराया हुआ देखकर अंजलि के चेहरे पर बेचैनी छा गई क्योंकि उसने दर्श को खींचा, उसे जल्दी से शुरू करने का संकेत दिया। वह अब और नहीं रुक सकती थी। भाभी, बस एक पल, मैं जल्द ही तैयार हो जाऊंगा। दर्श भी तुरंत शुरू करना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि अंजलि के शरीर में सौर शर्तों की शक्ति बहुत अस्थिर है, एक नवजात बिल्ली के बच्चे की तरह जो किसी भी क्षण मर सकती है। उसकी भाभी की सौर शर्तों की शक्ति इतनी नाजुक क्यों थी? अब तक उसने 4 प्रकार की सौर शर्तों की शक्ति एकत्र की थी, लेकिन उसने कभी इतनी कमजोर शक्ति नहीं देखी थी। अगले ही पल दर्श ने ड्रैगन और फीनिक्स मिस्ट्री स्किल को सक्रिय किया और अंजलि के शरीर में सौर शर्तों की शक्ति को घेरने के लिए ट्रू क्यूई का उपयोग किया। जल्दी से जवाब समझ में आ गया। ये पता चला कि यह एक नवगठित सौर शर्तों की शक्ति थी। जल्द ही एक और संदेश दर्श के दिमाग में प्रेषित हुआ। धिक्कार है। कुछ समय के लिए दर्श की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। शैशवावस्था में सौर शर्तों की शक्ति को निकाला नहीं जा सकता था, क्योंकि इस समय सौर शर्तों की शक्ति बस बहुत कमजोर थी। एक आकस्मिक स्पर्श उसकी शक्तिशाली शक्ति से इसे चकनाचूर कर सकता था और इसे अंजलि की जान भी जा सकती थी। ये जानने पर दर्श पूरी तरह से अवाक खड़ा रह गया। इसका मतलब यह था कि वह अंजलि से सौर शर्तों की शक्ति को बिल्कुल भी नहीं निकाल सकता था। वह केवल तभी ऐसा कर सकता था जब महाशीत की सौर शर्तों की शक्ति पूरी तरह से परिपक्व हो जाती। अवाक, पूरी तरह से अवाक। दर्श, तुम आखिर क्या सोच रहे हो? बस शुरू करो। दर्श को हिलते न देखकर अंजलि और भी व्याकुल हो गई। उसने इस पल के लिए इतना कुछ निवेश किया था और अगर वह फिर से विफल हो गई तो वह वास्तव में सामना नहीं कर सकती थी। भाभी, हम एक साथ नहीं हो सकते। अगले ही पल दर्श अंजलि से लुढ़क गया और दृढ़ता से कहा। उनकी हैरान अभिव्यक्ति देखकर दर्श ने थोड़ी देर सोचा और इसे, तुमने क्या कहा? साम्राज्य के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। अंजलि, जैसे कि उसने दर्श के शब्द स्पष्ट रूप से नहीं सुने थे, अनजाने में फिर से पूछा। दर्श जानता था कि उसकी भाभी बेहद निराश होंगी, लेकिन उसे अंदर से भी बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपनी पैंट उतार दी थी और इस तीव्र युद्ध को शुरू करने के लिए लगभग तैयार था, लेकिन तभी ऐसी घटना घटित हो गई। क्या दुनिया में इससे ज्यादा असहज कुछ हो सकता है? हालांकि अपनी भाभी के जीवन की खातिर और सौर शर्तों की शक्ति को नुकसान न पहुंचाने के लिए आज रात दर्श को खुद को रोकना होगा और सौर शर्तों की शक्ति के पूरी तरह से परिपक्व होने के बाद ही वह अंजलि का उपभोग कर सकता है। भाभी, मैंने अभी कहा कि हम संबंध नहीं बना सकते। दर्श का स्वर बहुत दृढ़ था। क्यों नहीं? अंजलि पहले चौंकी, फिर उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया और उसने कहा, छोटे दर्श, तुम्हारा मतलब क्या है? हम पहले ही इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं और तुम मुझे बताते हो कि हम जारी नहीं रख सकते। क्या ये बहुत दुखदाई नहीं है? भाभी, गुस्सा मत हो। दर्श का दिमाग तेजी से घूमने लगा। वह निश्चित रूप से अपनी भाभी के अंदर सौर शर्तों की शक्ति को कारण के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता था। एक साधारण व्यक्ति के लिए साधना बहुत मायावी थी। उसकी भाभी न केवल इस पर विश्वास नहीं करेगी, बल्कि वह ये भी सोचेगी कि वह उसके साथ खेल रहा है। इससे निश्चित रूप से उसकी भाभी और भी परेशान हो जाएगी। कुछ देर सोचने के बाद दर्श ने सारा दोष अपने ऊपर डाल लिया और कहा, भाभी, मैं बचपन से अकेला और संघर्ष करता रहा हूँ। जीवन आसान नहीं था। दिनेश भैया और गाँव के लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। अगर आज मैं तुम्हारे साथ सो जाता और दिनेश भैया को पता चल जाता तो मैं निश्चित रूप से दिनेश भैया को खो देता। गूगल पर novemberalf.net वेबसाइट खोजे ताकि उपन्यास के अध्याय जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में मिल सकें। एक बार जब ये बात गांव में फैल जाएगी तो मैं कभी भी उस गांव में वापस नहीं जा पाऊंगा जिसने मुझे पाला और तुम शर्मिंदा हो जाओगी। अंजलि ने गंभीरता से कहा, जब तक हम दोनों कुछ नहीं कहेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। भाभी, लेकिन राज खुलने की प्रवृत्ति होती है। एक बार जब इस तरह की बात शुरू हो जाती है तो यह समाप्त नहीं हो सकती है और देर सवेर दिनेश भैया को पता चल जाएगा। और दिनेश भैया मेरे लिए वास्तव में बहुत अच्छे हैं। मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। क्या हो अगर मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा और समय दो। दर्श एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर गंभीरता से कहा, तुम डरपोक हो। तुम सच में परेशान करने वाले हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हर बात पर नाचती हूँ? अगर तुम अब इस अवसर को नहीं अपनाओगे तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। ये कहकर अंजलि मुड़ी और दर्श की ओर पीट करके लेट गई। अंजलि की मनमोहक पीठ को देखते हुए दर्श के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई, लेकिन सौर शर्तों की शक्ति के कारण उसने ज्यादा विचारों का मनोरंजन करने की हिम्मत नहीं की और ईमानदारी से लेट गया। कमरा बहुत शांत था। कोई भी एक दूसरे की सांस स्पष्ट रूप से सुन सकता था, लेकिन किसी ने बात नहीं की। ठीक जैसे दर्श सोच रहा था कि अपनी भाभी को कैसे मनाऊं, उसके तकिए के नीचे स्वर्गीय आत्मा फूलदान के टुकड़े ने एक हल्की चमक उत्सर्जित की और मेज के नीचे यांग मजबूत करने वाली गोली ने सार के तार बहाने शुरू कर दिए, जो हवा में एक पल के लिए मंडराए और अंत में स्वर्गीय आत्मा फूलदान के टुकड़े में बह गए। हो, जल्दी ही दर्श ने स्वर्गीय आत्मा फूलदान के टुकड़े को हलचल करना शुरू कर दिया। उसने चुपचाप तकिया उठाया और स्वर्गीय आत्मा फूलदान के टुकड़े को हल्की चमक के साथ टिमटिमाते हुए देखा। एक संक्षिप्त जांच के बाद उसने पाया कि स्वर्गीय आत्मा फूलदान का टुकड़ा एक बार फिर से भर गया था। यहाँ क्या चल रहा है? दर्श को स्पष्ट रूप से याद आया कि बिस्तर पर जाने से ठीक पहले उसने टुकड़े से सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। ये कैसे हो सकता है कि 1 घंटे से भी कम समय में टुकड़े के अंदर की ऊर्जा फिर से भर गई थी? धत तेरी, क्या यह अवशोषण गति थोड़ी तेज नहीं थी? हालांकि दर्श ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सीधे टुकड़े से सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। अगर उसने इसे अभी अवशोषित नहीं किया तो वह निश्चित रूप से पूरी रात बर्बाद कर देगा। अगर उसने अब आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया तो शायद अगली सुबह तक टुकड़ा फिर से भर जाएगा। इस युग में जहां शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा दुर्लभ थी, वह इसका एक अंश भी बर्बाद नहीं कर सकता था। उसे अपने माता पिता को खोजने के लिए जल्द से जल्द स्वर्णिम कोर क्षेत्र में प्रवेश करना था। यह आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से थोड़ी अलग क्यों लग रही है? थोड़ी अजीब सी। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद दर्श को अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई और उसके दांतियन में आध्यात्मिक ऊर्जा भी इस समय उबलने लगी, जिससे वह भौहें सिकुड़ने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक सफलता के करीब था?
इस विचार के साथ दर्श के चेहरे पर उत्साह दिखाई देने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। धत तेरी, उसके दांतियन में यान मजबूत करने वाली गोली के तत्व क्यों थे? अगले ही पल दर्श की निगाह तुरंत यान मजबूत करने वाली गोलियों वाले बैग पर पड़ी। उसने स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं बैग से निकलती हुई देखी और जल्दी से स्वर्गीय आत्मा फूलदान के टुकड़े द्वारा अवशोषित हो रही थी। ये देखकर दर्श को अचानक एहसास हुआ कि स्वर्गीय आत्मा फूलदान का टुकड़ा आज इतनी जल्दी आध्यात्मिक ऊर्जा क्यों अवशोषित कर रहा था। ये पता चला कि यह आसपास से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर रहा था, बल्कि यान मजबूत करने वाली गोलियों से कर रहा था। उस स्थिति में क्या उसने वास्तव में यान मजबूत करने वाली गोलियों का सेवन किया था, और एक से अधिक का? बस इसके बारे में सोचते ही दर्श को अपने निचले पेट में एक भयंकर आग जलती हुई महसूस हुई, जो तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। इससे उसकी सांस तुरंत तेज हो गई और उसका शरीर नाटकीय रूप से तनावग्रस्त हो गया। उसकी त्वचा तेजी से गुलाबी हो गई और उसका शरीर लगातार फूलता रहा। जल्द ही दर्श को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर फटने वाला हो। इस बार स्थिति पिछली 2 बार की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक गंभीर थी। उसे इसे जल्दी से संभालना चाहिए, अन्यथा वह निश्चित रूप से फट जाएगा और नपुंसक हो जाएगा। दर्श ने अंजलि पर चुपके से नजर डाली, जो उससे दूर मुड़ गई थी। उसने चुपचाप अपनी कोहनी से उसकी पीठ को धक्का दिया। उम्मीद है कि वह बर्फ अग्नि दोहरे चरम का उपयोग करके उसे निपटने में उसकी मदद करेगी, लेकिन अंजलि ने दर्श के हाथ को झटक दिया। गुस्से में कहा, मुझे मत छुओ। ओह, ये देखकर दर्श के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि उसकी भाभी अभी भी गुस्से में थी। अब निश्चित रूप से उसे अपनी समस्या को हल करने के लिए कहने का समय नहीं था। अंत में वह केवल चुपचाप बिस्तर से उठ सकता था और बाथरूम में घुस सकता था। चूंकि उसकी भाभी उसकी मदद नहीं करेगी, इसलिए उसके पास खुद पर निर्भर रहने और जारी करने का तरीका खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दर्श के कमरे से निकलने के बाद अंजलि धीरे धीरे बिस्तर से उठ गई। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने अपना नाइट गाउन पहना और कमरे से बाहर निकल गई। जब उसने बाथरूम से लगातार शोर सुना तो वह चुपचाप वहां चली गई। दरवाजा बंद नहीं था। अंजलि ने धीरे से इसे धक्का दिया और दरार के माध्यम से उसकी सुंदर चेहरे पर रोशनी की एक किरण फैल गई। जब उसने बाथरूम में दृश्य देखा तो वह पहले चौंक गई, फिर उसके चेहरे पर एक गहरा गुस्सा आ गया। गुस्से में अंजलि ने दरवाजा खोल दिया और अपनी आंखों में गुस्से के साथ कहा, दर्श, क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है? यहाँ तक कि बाथरूम में छिपकर अपना काम कर रहे हो, मुझे शामिल करने से इनकार कर रहे हो। क्या मैं वास्तव में तुम्हारे मानकों पर खरी नहीं उतरती? भाभी, क्या भैया दिनेश की खर्राटे बहुत तेज हैं? दर्श ने बेडरूम का दरवाजा खोला और तुमने क्या कहा? साम्राज्य के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। दरवाजे पर खड़ी अंजलि को देखकर दर्श अचानक वहीं जम गया। खासकर उसके गुस्से वाले भाव को देखकर उसके चेहरे पर भी शर्मिंदगी का भाव दिखाई दिया। अब यह अजीब था, उसकी भाभी ने उसे काम करते हुए कैसे पकड़ लिया। दरअसल दर्श समझ गया कि अंजलि इतनी गुस्से में क्यों थी। इतने लंबे समय तक बिस्तर पर मेहनत करने के बाद और जैसे ही वे युद्ध में शामिल होने वाले थे, उसने अचानक रोक दिया। फिर वह अपना काम जारी रखने के लिए बाथरूम में भाग गया। इस तरह का व्यवहार वास्तव में एक महिला के आत्मसम्मान के लिए हानिकारक था। भाभी, मेरी बात सुनो। दर्श ने अपनी हरकतें रोक दी और शर्मिंदा भाव के साथ अंजलि की ओर मुड़ा। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। अंजलि मुड़ी और चली गई, सीधे बालकनी की ओर। जैसे ही वह मुड़ी, दर्श ने स्पष्ट रूप से अंजलि की आंख के कोने से एक क्रिस्टल स्पष्ट आंसू गिरते हुए देखा, जिससे उसका दिल अनजाने में कस गया। वह तुरंत उसका पीछा करने के लिए बड़े कदम उठाने लगा। हालांकि उसे बहुत असहज महसूस हुआ, उसे पहले अपनी भाभी को मनाना पड़ा। बाथरूम से बाहर निकलते ही दर्श ने अंजलि को बालकनी के बीच में खड़े देखा। उसकी बाहें क्रॉस थी, उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। चांदनी में नहाया हुआ उसका फिगर बेहद नाजुक लग रहा था। एक नज़र में इसने उसकी रक्षा करने की एक मजबूत इच्छा को जगा दिया। दर्श ने पहले मास्टर बेडरूम पर नजर डाली और दिनेश भैया को अभी भी खर्राटे लेते हुए पाया। उसने अपना साहस जुटाया और अंजलि के पीछे आ गया। जब उसने उसे सिसकते हुए सुना तो उसने तुरंत अपनी बाहें फैलाईं और उसकी पतली कमर को गले लगा लिया। छोड़ दो, अगर तुम मुझे इतना नीचा देखते हो तो मुझे गले क्यों लगा रहे हो? अंजलि दर्श की बाहों में हल्के से संघर्ष करती रही। साम्राज्य में अनुभव की कहानियां। अंजलि चाहे कितना भी संघर्ष करे, दर्श ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वह अंजलि के कंधे पर झुका और फुसफुसाया, भाभी, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझसे गुस्सा मत हो, ठीक है? मेरे पास वास्तव में मेरे कारण हैं, हम इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम इस तरह की चीजें नहीं कर सकते तो मुझे जाने दो। अंजलि ने गुस्से से हौंकते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें जाने देता हूं तो क्या तुम मुझसे गुस्सा होना बंद कर दोगी? दर्श ने गंभीरता से पूछा। तुम्हें क्या लगता है? अंजलि ने दर्श की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और गंभीरता से कहा, दर्श, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे कार्यों ने मुझे कितना चोट पहुंचाई है? जब चीजें शुरू होने वाली थी तो तुमने अचानक कहा कि हम यह नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि तुम अपने दिल में उस बाधा को दूर करने के लिए दिनेश भैया की बहुत परवाह करते हो। मैं तुम्हें समय दे सकती हूँ, लेकिन तुम अपना काम करने के लिए चुपके से बाथरूम में क्यों गए? क्या तुम मुझे तुम्हारी मदद नहीं करने दे सकते थे? मैं शुरू में तुम्हारी मदद चाहता था, लेकिन तुमने मुझे छूने नहीं दिया और तुम इसके बारे में काफी सख्त थी। दर्श ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। ये शब्द सुनते ही अंजलि को तुरंत पहले की बात याद आ गई। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि दर्श ने वास्तव में उसकी पीठ को छुआ था, लेकिन वह उस समय इतनी गुस्से में थी कि उसने उस पर जोर से चिल्लाया और फिर वह चुपचाप अपना काम करने के लिए बाथरूम चला गया। इस विचार के साथ अंजलि के चेहरे पर अपराधबोध का भाव दिखाई दिया। उसने कहा, क्या तुम उस समय सीधे सीधे नहीं कह सकते थे? मुझे तुम्हें गुस्सा दिलाने का डर था, भाभी। दर्श ने बहुत दुखी भाव दिखाया। तुम छोटे मूर्ख, मैं तुमसे सच में कैसे गुस्सा हो सकती हूँ? अंजलि ने नीचे देखा और जब उसने दर्श की तनावग्रस्त स्थिति देखी तो उसकी आंखों में सदमे का भाव दिखाई दिया। छोटे दर्श, तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। तुम इतने लाल क्यों हो और इतनी उभरी हुई नसों के साथ? भाभी, मैं रोके जाने से फटने वाला हूँ। दर्श सच्चाई का खुलासा नहीं कर सका। आखिरकार स्वर्गीय आत्मा फूलदान का मामला समझने के लिए बहुत काल्पनिक था और अगर उसने समझाने की कोशिश भी की तो अंजलि नहीं समझ पाएगी। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अंजलि ने पंजों के बल चलकर दर्श के होठों को चूमा। दर्श ने तब अंजलि को गले लगा लिया, उसकी हल्की खुशबू को अंदर खींचा।
वह अपने उत्साह को रोक नहीं सका, उसे पहले से भी ज्यादा कसकर गले लगाया, जैसे कि वह उसे अपने शरीर में पिघलाना चाहता हो। उनकी जीभें बेतहाशा उलझी हुई थी और लार बदलने की आवाज हवा में गूंज रही थी। उग्र चुंबन के दौरान दर्श के हाथ भी निष्क्रिय नहीं थे, लगातार उसके नर्म और नाजुक रूप के रहस्यों की खोज कर रहे थे। इस बीच अंजलि के फुर्तीले हाथ कुशलता से काम कर रहे थे। लगभग 7 या 8 मिनट तक चुंबन करने के बाद दर्श ने धीरे से अंजलि को दूर धकेल दिया और अपेक्षा से भरे भाव के साथ उसने पूछा, भाभी, क्या हम आज रात बर्फ अग्नि दोहरे चरम के साथ जारी रख सकते हैं? मुझे वह एहसास वास्तव में पसंद है। ये सुनकर अंजलि ने दर्श पर अपनी मोहक आंखें घुमाई और कहा, 1 मिनट रुको, मैं कुछ लाती हूँ। 1 मिनट से भी कम समय में अंजलि हाथ में गर्म पानी का एक कप और एक काली बोतल लेकर बालकनी में लौट आए। उसने बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया, फिर दर्श के सामने बैठ गई। जैसे ही उसने अपने बाल बांधे, दर्श की नज़र काली बोतल पर पड़ी। यह क्या चीज़ है? दर्श की आंखों में भ्रम का एक संकेत चमका। क्या ये विशेष रूप से बर्फ अग्नि दोहरे चरम के लिए हो सकता है? हिस अगले ही पल संकुचन की एक गर्म सनसनी ने उसे मारा और उसके पूरे शरीर में सुन्नता की एक मजबूत भावना फैल गई। सुखदायक सनसनी ने उसे काली बोतल के बारे में भुला दिया और इसके बजाय उसने जमीन पर बैठी अंजलि को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। अंजलि को मुंह फुलाए हुए देखते हुए दर्श उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। उसके हाथ अनजाने में अंजलि के बालों पर टिक गए। जैसे ही चांदनी उन पर चमकी, उसके गालों को रोशन कर दिया। चांदनी में अंजलि की सुंदरता बढ़ गई। दर्श ने अब तक जितनी भी महिलाएं देखी थी, उनसे कहीं अधिक। एक पल के लिए दर्श ने महसूस किया कि अपनी शानदार भाभी द्वारा देखभाल की जा रही है, उसे पूरी दुनिया को जीतने की तुलना में अधिक उपलब्धि की भावना दे रही है। अपने उत्साह में उसने धीरे से अपनी कमर हिलाई, अंजलि के गले को चोट न पहुंचाने का ध्यान रखा। उसकी हरकतें विशेष रूप से कोमल थीं, फिर भी इसने अंजलि को दर्दनाक कराहने पर मजबूर कर दिया और उसके गले में बार बार और स्पष्ट हरकतें दिखाई दी। अंजलि दर्श के कार्यों से नाराज नहीं थी, इसके बजाय उसने उसे मोहक रूप से अपनी आंखें घुमाई और फिर और भी अधिक प्रयास के साथ इसमें जुट गई। यह अविश्वसनीय रूप से अच्छा लगा। गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजे ताकि उपन्यास के अध्याय जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में मिल सकें। दर्श इतना खुश था कि उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर उड़ जाएगी। उसने खिड़की के बाहर चांदनी को धीरे से ऊपर देखा, शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपार आराम महसूस किया। शायद उस समय वह दुनिया का सबसे खुश आदमी था। जब उसके मुंह में गर्म पानी ठंडा हो गया तो अंजलि ने उसे थूक दिया, फिर औषधि की बोतल खोली, औषधि का एक घूंट लिया और फिर से करीब आ गई। हिस एक बर्फ ठंडी सनसनी उस पर छा गई, जिससे दर्श का शरीर हिंसक रूप से कांप गया। ठंडी हवा की एक तेज सांस लेने के बाद उसकी आंखें औषधि की बोतल पर पड़ीं। ये औषधि की बोतल वास्तव में क्या है? दर्श संदेह से भर गया था। आमतौर पर गर्म पानी सिर्फ सादा पानी होता है और ठंडे पानी के लिए भी यही बात लागू होती है, तो औषधि का उपयोग क्यों करें? जैसे ही दर्श पूछने वाला था, अचानक उसके कानों में कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर दिनेश भैया की लड़खड़ाती आवाज सुनाई दी, दर्श, तुम आधी रात में सो क्यों नहीं? धूम। दिनेश भैया की आवाज सुनने के बाद दर्श का सिर गूंज उठा। उसने तुरंत अंजलि को नीचे देखा और उसके चेहरे पर घबराहट का भाव देखा। उसने तुरंत उन कार्यों को रोक दिया जो वह भी कर रही थी। हालांकि दर्श ने जल्दी प्रतिक्रिया दी। उसने तुरंत कहा, दिनेश भैया, मैंने थोड़ा ज्यादा पी लिया था और सो नहीं सका, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी ठंडी हवा के लिए बाहर निकल जाऊं। ओह, तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैंने उसे बिस्तर पर नहीं देखा। दिनेश भैया ने अंधेरे में अंजलि की आकृति की तलाश में इलाके का सर्वेक्षण किया। एक पल के लिए दर्श और अंजलि का दिल उनके गले तक आ गया। अगर दिनेश भैया को पता चल जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। निराशा के क्षण में दर्श के दिमाग में एक विचार आया और उसने जल्दी से कहा, दिनेश भैया, आपके पीने के बाद आपके खर्राटे बहुत तेज होते हैं। भाभी सो नहीं सकी, इसलिए वह मेरे कमरे में सोने चली गई और मैं सोफे पर सो गया, इसलिए मैं बालकनी पर खड़ा हूँ। दर्श की बात सुनकर अंजलि ने तुरंत दर्श को अंगूठा दिखाया। उसका स्पष्टीकरण उत्कृष्ट था। स्पष्ट रूप से दिनेश भैया ने दर्श की बात पर विश्वास किया। उन्होंने मुड़कर देखा, ध्यान दिया कि अतिथि कक्ष का दरवाजा वास्तव में बंद था और कहा, आज रात अपनी भाभी को अपने कमरे में सोने दो, तुम्हें बस सोफे पर सोना होगा। दर्श ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, ये ठीक है, मैं यहाँ कुछ समय से रह रहा हूँ, आप और भाभी के लिए यह पर्याप्त परेशानी है, सोफे पर सोना कोई समस्या नहीं है। दर्श को लगा कि दिनेश भैया वापस आराम करने चले जाएंगे, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए दिनेश भैया बस सोफे पर बैठ गए। उन्होंने एक सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया और कहा, छोटे दर्श, अगर तुम्हें ज्यादा नींद नहीं आ रही है तो क्या हम बात करें? बात? किस बारे में बात करें? दर्श ने जल्दी से अंजलि को देखा, फिर तुरंत उसे जारी रखने के लिए अपनी आंखों से इशारा किया। उस समय यांग मजबूत करने वाली गोली का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था और उसका शरीर बेहद असहज था। अगर उसने इसे जल्द ही हल नहीं किया तो वह किसी भी समय फट सकता था। भले ही दिनेश भैया बेडरूम में वहीं बैठे थे, उसे जारी रखना पड़ा। वह नपुंसक नहीं बनना चाहता था। दर्श की नज़र देखकर अंजलि एक पल के लिए चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दर्श इतना साहसी होगा कि दिनेश भैया के देखते हुए उसे ऐसे कार्य जारी रखने देगा, लेकिन दर्श को इतना असहज देखकर उसने अपना मोहक छोटा मुंह खोला और जारी रखने के लिए झुक गई। क्योंकि बालकनी की खिड़की ठीक एक दीवार के ऊपर थी, जब तक वह झुकती दिनेश भैया उसे नहीं देख पाते जब तक कि वह चलकर वहां नहीं आते। ये सोचकर अंजलि और भी अधिक जोश में आ गई। फू, दर्श ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके शरीर पर तीव्र गर्मी की भावना आधी से अधिक गायब हो गई। उसे स्वीकार करना होगा कि एक महिला वास्तव में उसका मारक थी। हालांकि उसने इसे बहुत स्पष्ट नहीं किया और दिनेश भैया की ओर अपना सिर घुमाया और पूछा, दिनेश भैया, आपने इतना पी लिया है, क्या आपको नींद नहीं आ रही है? एक बुरा सपना आया जिससे मेरी नींद खुल गई। दिनेश भैया ने अपनी सिगरेट का एक और कश लिया और बालकनी पर खड़े दर्श की ओर देखने के लिए मुड़े। दर्श ने पूछा, भैया, आपको क्या बुरा सपना आया? दिनेश भैया ने आह भरी और कहा, मैंने सपना देखा कि तुम्हारी भाभी धोखा दे रही थी। घूंट। ये सुनकर दर्श ने स्वाभाविक रूप से अंजलि को नीचे देखा, फिर सोफे पर बैठे दिनेश भैया को देखने के लिए तेजी से अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर दर्दनाक भाव देखकर दर्श को बहुत अपराधबोध महसूस हुआ। वह देख सकता था कि भैया अपनी भाभी से कितना प्यार करते थे। गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजे ताकि उपन्यास के अध्याय जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में मिल सकें। और अब वह अपनी भाभी के साथ इस तरह की हरकत कर रहा था।
अपनी भावनाओं को समायोजित करने के लिए संघर्ष करते हुए दर्श ने तब कहा, दिनेश भैया, ये सिर्फ एक सपना था, कृपया इसके बारे में ज़्यादा न सोचें। भाभी कभी धोखा नहीं देंगी। अगर तुम्हारी भाभी ने वास्तव में धोखा दिया और मैंने उस आदमी को पकड़ लिया तो मैं निश्चित रूप से उसे चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दिनेश भैया की आंखें गुस्से की लपटों से जल रही थी, उनकी आवाज़ भयानक रूप से भयावह थी। ये सुनकर दर्श की धड़कन तेज हो गई, मानो उसका दिल किसी भी क्षण उसके गले से बाहर निकल जाएगा। कुछ समय के लिए अपराधबोध, भय, चिंता, सभी तरह की भावनाएं एक साथ मिल गईं। इसके अतिरिक्त इस तरह की स्थिति के उत्तेजक प्रभाव ने दर्श के रक्त को बेतहाशा बढ़ा दिया और उसके दांतियन के भीतर की सच्ची क्यूई उबलने लगी। अगले ही पल उसका शरीर अचानक अकड़ गया, क्योंकि सभी ऊर्जाओं की एक विशाल शक्ति बिना किसी चेतावनी के फूट पड़ी। दर्श ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह इस बार इतनी जल्दी समाप्त कर देगा। स्पष्ट रूप से अंजलि ने भी दर्श के अचानक निष्कर्ष की उम्मीद नहीं की थी। पूरी तरह से अनभिज्ञ उसके भीतर एक झुलसाने वाली गर्मी उमड़ पड़ी, जिससे उसके गले से एक दबी हुई कराह निकल गई और उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसकी शक्ति बहुत मजबूत थी। सौभाग्य से दर्श इतना चालाक था और जल्दी से प्रतिक्रिया दी। जैसे ही उसने समाप्त किया, वह जानता था कि उसकी भाभी शोर करेगी, इसलिए उसने अपनी खांसी की आवाज़ से अंजलि की दबी हुई कराह को ढकने के लिए खांसी का नाटक किया। दर्श के खत्म करने के बाद ही उसने खांसना बंद किया, जबकि अंजलि फर्श पर गिर गई, ताज़ी हवा में लालच से सांस ले रही थी। उस समय उसके गाल लाल हो गए थे और उसके मुंह के कोने पर एक सफेद तार लटका हुआ था, जो अविश्वसनीय रूप से सेक्सी और आकर्षक लग रहा था। छोटे दर्श, तुम लगातार खांस क्यों रहे हो? क्या तुम ठीक हो? दिनेश भैया ने चिंतित भाव से पूछा। दिनेश भैया, मैं ठीक हूँ। दर्श ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, शायद शराब पीने और देर रात तक जागने के कारण। तो अब और मत जागो, थोड़ी देर सो लो। दिनेश भैया तुरंत खड़े हो गए और कहा, मुझे भी थोड़ी नींद आ रही है, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे कल काम पर जाना है। दिनेश भैया के जाने के बाद दर्श ने तुरंत अपना शॉर्ट्स पहना और बालकनी में कदम रखा। सोफे पर लेटते ही अंजलि पंजों के बल बाहर आए, पहले दर्श को एक सार्थक नजर दी, फिर चुपचाप दर्श के कमरे में घुस गई। अंजलि के अंदर से दरवाजा बंद करने के बाद ही दर्श ने राहत की गहरी सांस ली, लेकिन उसका दिमाग भटकने लगा। दिनेश भैया के गुस्से वाले भाव की छवि उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी, जिससे पता चलता है कि दिनेश भैया अंजलि से कितना प्यार करते थे। अगर चीजें जारी रहीं तो अनजाने में निर्वहन अपरिहार्य था, और हालांकि दिनेश भैया उसे मार नहीं डालते, लेकिन उनके चरित्र का मतलब था कि वह निश्चित रूप से अब उसके साथ संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन भाभी के अंदर 100 शर्तों की शक्ति है, जिसे जल्द या बाद में निकालना होगा, और इसे निकालने का तरीका संबंध बनाना है। उफ, मुझे क्या करना चाहिए? दर्श ने गहरी आह भरी, उसके चेहरे पर असहाय भाव दिखाई दिया। आह भरते हुए उसने इसके बारे में और नहीं सोचा। उसे बस एक समय में एक कदम उठाना होगा। आखिरकार भाभी की 100 शर्तों की शक्ति अभी भी परिपक्वता से बहुत दूर थी। शायद जब वह मजबूत हो जाएगा तो उसे 100 शर्तों की शक्ति निकालने का दूसरा तरीका मिल जाएगा। ... पति, छोटे दर्श, नाश्ते के लिए उठने का समय हो गया है। अगली सुबह 7 बजे अंजलि की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। कुछ मिनट बाद दर्श और दिनेश भैया खाने की मेज पर बैठे, उनकी आंखें धुंधली थीं। चूंकि दिनेश भैया को जल्दी काम पर जाना था, इसलिए उन्होंने जल्दी से कुछ कॉल खाए और तुरंत चले गए, जबकि अंजलि बिना कुछ खाए अपना मेकअप करने के लिए बेडरूम में भाग गई। आखिरकार ये काम पर उसका पहला दिन था और उसे अपने सहकर्मियों पर अच्छी छाप छोड़ने की जरूरत थी। जब अंजलि अपना मेकअप कर रही थी, दर्श ने चुपचाप खाने की मेज साफ की और रसोई में बर्तन धोते समय उसने बालकनी पर एक काली बोतल की झलक खिड़की से देखी। उसकी आंखों में जिज्ञासा कौंध गई, अंजलि बर्फ अग्नि दोहरे चरम के लिए किस बोतल का उपयोग करती है? अगले ही पल दर्श ने चुपके से मास्टर बेडरूम में देखा, अपनी भाभी को ध्यान से मेकअप लगाते हुए देखा और जल्दी से बालकनी में चला गया। उसने जमीन से काली बोतल उठाई। ये वास्तव में टेडपोल की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक दवा है। अगले ही पल दर्श ने मेकअप कर रही अंजलि को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और वह बेहद हैरान महसूस कर रहा था। उसकी भाभी उसे बर्फ अग्नि दोहरे चरम प्रदान करने के लिए इस तरह की दवा का उपयोग क्यों करेंगी? इसका कोई मतलब नहीं था। अचानक दर्श को कुछ याद आया। वह जल्दी से बेडरूम में लौटा और कमरे की तलाशी लेने के बाद अंततः पिछली चिकित्सा रिपोर्ट मिली। उसका भाव अजीब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी भाभी ने पहले ही यह चिकित्सा रिपोर्ट देख ली हो और फिर चुपके से उसका इलाज करने का तरीका खोजने की कोशिश की? हाँ, यही होना चाहिए, अन्यथा उसकी भाभी के पास बर्फ अग्नि दोहरे चरम के लिए इस दवा का उपयोग करने का कोई कारण नहीं था। एक पल में दर्श सब कुछ समझ गया। उसकी भाभी अचानक उसे सेवा देने के लिए बर्फ अग्नि दोहरे चरम का उपयोग क्यों करेगी? ऐसा लग रहा था कि यह सब उसकी स्थिति का इलाज करने में मदद करने के लिए था। उसकी भाभी के कार्यों ने दर्श को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन यह समझने के बाद कि यह एक गलतफहमी थी, उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। 100 शर्तों की शक्ति के कारण उसके सभी छोटे टेडपोल मर गए थे, जिससे ये चिंताजनक चिकित्सा रिपोर्ट सामने आई। अब तक इतने लंबे समय के बाद उसके टेडपोल की गुणवत्ता ठीक हो जानी चाहिए थी। हालांकि दर्श अपनी भाभी को आमने सामने जाकर समझा नहीं सकता था। वह केवल एक स्वस्थ चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त करने का अवसर ढूंढ सकता था और फिर किसी तरह यह सुनिश्चित कर सकता था कि उसकी भाभी इसे देखे। उसके कानों में कदमों की आहट सुनाई दी और दर्श ने मुड़ने से पहले तुरंत दवा की बोतल को उसकी मूल जगह पर रख दिया। उसने देखा कि अंजलि पहले ही बेडरूम से बाहर आ चुकी थी और उसकी आंखें चमक उठी। उसे देखकर उसका दिल एक धड़कन चूक गया। वह एक परी की तरह थी। आज अंजलि ने बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने थे। उसने थोड़ी सी मुड़ी हुई टांगों वाली काली हाई वेस्टेड पैंट पहनी थी, जो उसकी लंबी टांगों को दिखाती थी। हाई वेस्टेड डिजाइन ने न केवल उसकी टांगों को लंबा किया, बल्कि उसकी पतली कमर को भी उभारा। एक शुद्ध सफेद स्लिम फिट टी शर्ट उसकी हाई वेस्टेड पैंट में टक की हुई थी। उसके प्रचुर मात्रा में नर्म टी शर्ट को बाहर धकेल रहे थे। उसके हर कदम के साथ काम रहे थे मनुष्यों के बीच एक असली खजाना। एक चांदी सफेद हार उसकी हंस गर्दन के चारों ओर लटका हुआ था, जिससे वह और भी लंबी दिख रही थी, और उसकी नाजुक और लुभावनी हंसी हवा में उजागर हो रही थी, जिससे इच्छाएं जाग रही थीं। गर्म मौसम के कारण अंजलि ने एक ग्रे धूप सुरक्षा परिधान पहना था, जो उसकी काली हाई वेस्टेड पैंट के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से मेल खाता था। और उसका मेकअप और भी उत्तम था। एक हल्का और सुरुचिपूर्ण फाउंडेशन जो उसके प्राकृतिक भौं के आकार से मेल खाता था, जिससे उसके चेहरे की विशेषताएं अधिक त्रिआयामी दिखाई देती थीं।
विशेष रूप से उसके होंठ हल्के गुलाबी लिपस्टिक से रंगे हुए एक जादुई आकर्षण उत्सर्जित करते हुए प्रतीत होते थे, जिससे कोई भी बस उन पर दौड़ना और कुतरना चाहता था। सर्वश्रेष्ठ, ये बस एक शीर्ष स्तरीय सुंदरता थी जो स्वर्गीय अप्सराओं को भी पार कर सकती थी। कल रात हुई हर बात को याद करते हुए दर्श का शरीर उत्साह से कांप उठा। ऐसी शीर्ष स्तरीय सुंदरता ने उसे अपने मुंह से सेवा दी थी, इसे साझा करने से निश्चित रूप से अनगिनत पुरुष पागल ईर्ष्या में डूब जाएंगे। छोटे दर्श, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी भाभी आज सुंदर दिख रही है? अंजलि ने दर्श को थोड़ी दूर खड़े देखकर अपनी सेक्सी और हॉट फिगर दिखाते हुए एक चक्कर लगाया। सुंदर, दर्श ने संकोच नहीं किया, तुरंत जवाब दिया। ओह नहीं, मैं भूल गई, तुम वास्तव में मेरा पहनावा नहीं देख सकते। अंजलि ने कड़वी मुस्कान के साथ अपने माथे पर थप्पड़ मारा। किसी कारण से इतने लंबे समय तक दर्श के साथ रहने के बाद वह उसे कभी भी एक अंधे आदमी के रूप में नहीं देख सकी। भले ही मैं नहीं देख सकता, भाभी मेरे दिल में एक बड़ी सुंदरता है। दर्श का भाव अजीब था, क्योंकि वह खुद भूल गया था कि वह वर्तमान में अंधे आदमी की पहचान मान रहा था। खिलखिलाकर हंसना। दर्श की प्रशंसा सुनकर अंजलि ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी। दर्श पर एक नखरे भरी नजर डाली। छोटे दर्श, तुम्हारी भाभी अब काम पर जा रही है। ठीक है। दर्श ने सिर हिलाया, अंजलि के लहराते कूल्हों को देखा और अनजाने में निगल लिया। उसके भीतर गर्मी की लहर महसूस हुई। अंजलि के जाने के बाद दर्श व्यंजन धोना समाप्त करने के लिए रसोई में दौड़ा, फिर यांग मजबूत करने वाली गोलियों का एक बैग लेने के लिए बेडरूम में लौटा और घर से निकल गया। यांग मजबूत करने वाली गोलियां बने हुए कई दिन हो गए थे और वह अब और देरी नहीं करना चाहता था। आज उन्हें जल्दी से नीलिमा तक पहुंचाने की योजना बना रहा था। जैसे ही उसने आवासीय क्षेत्र से बाहर कदम रखा, दर्श का फोन बज उठा। यह पायल का फोन था। नमस्ते शिक्षिका। दर्श ने तुरंत फोन उठाया। दर्श, कल मैंने जिम के मालिक को उस घटना के बारे में बताया जो रेस्तरां में ओझा के साथ हुई थी। उन्होंने पहले ही अमन से बात कर ली है और जिम के नियमों के तहत वह तुमसे कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए सहमत हो गया है। तुम अब हमेशा की तरह जिम आ सकते हो। पायल ने फोन के दूसरे छोर से कहा। भले ही वह कार्रवाई करे, मुझे उससे डर नहीं लगता। एक अमन का तो जिक्र ही नहीं, 10 अमन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हालांकि दर्श इतना अभिमानी नहीं हो सकता था। उसने कहा, शिक्षिका धन्यवाद, लेकिन मेरे प्रशिक्षक बनने के बारे में। प्रशिक्षक बनने के केवल 3 तरीके हैं। एक है सभी प्रशिक्षकों से सिफारिशें प्राप्त करना, दूसरा है दीन से आपके लिए एक प्रशिक्षक मूल्यांकन की व्यवस्था करवाना, लेकिन ये देखते हुए कि आप अकादमी में लंबे समय से नहीं हैं, नियम हमें आपके लिए एक प्रशिक्षक मूल्यांकन की व्यवस्था करने की अनुमति नहीं देते हैं। एक और तरीका है जिसका मैंने आपसे उल्लेख नहीं किया है, जो प्रशिक्षकों को चुनौती देना है। यदि आप सभी प्रशिक्षकों को हरा देते हैं तो आप स्वचालित रूप से एक बन सकते हैं, लेकिन ये तरीका उचित नहीं है। इतने सारे प्रशिक्षकों को हराने की आपकी क्षमता का उल्लेख नहीं करना। यदि आप इस विधि का उपयोग करते हैं तो मार्शल आर्ट अकादमी में आपकी लोकप्रियता खराब हो जाएगी। ये शब्द कहने के बाद पायल ने असहाय भरी। शिक्षिका, मैं इस बारे में सोचूंगा। गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें ताकि उपन्यास के अध्याय जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में मिल सकें। फोन काटने के बाद दर्श कुछ देर के लिए चुप हो गया। चूंकि पहले 2 तरीके संभव नहीं थे, इसलिए उसके पास तीसरा तरीका इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चाहे उसकी लोकप्रियता कितनी भी खराब क्यों न हो, उसे जल्द से जल्द एक प्रशिक्षक बनना होगा और कीमती जड़ी बूटियां खरीदने के लिए प्रभावशाली हस्तियों तक पहुंचने के लिए उस पद का उपयोग करना होगा। हालांकि उसने पहले ही 2 सदी पुरानी जिनसेंग जड़ें खरीद ली थी, फिर भी उसे स्पिरिट गैदरिंग लिक्विड बनाने के लिए कुछ कीमती जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी। भले ही उसने जेंग त्यानहुआ से जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में मदद करने के लिए कहा था, लेकिन बिना किसी खबर के दिन बीत गए थे, जिससे पता चला कि कई जड़ी बूटियां साधारण लोगों के लिए दुर्गम थीं। इसलिए जड़ी बूटियों की अंतहीन आपूर्ति के लिए उसे अपनी स्थिति को असीम रूप से बढ़ाने की आवश्यकता थी। केवल पर्याप्त शक्तिशाली स्थिति के साथ ही वह अपने लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए कई लोगों को जुटा सकता था। ठीक है, मैं लगभग एक महत्वपूर्ण बात भूल गया। टैक्सी का इंतजार करते समय दर्श को अचानक वह निर्देश याद आया जो रेखा ने उसे एक दिन पहले दिया था। उसने तुरंत वीचैट खोला और निश्चित रूप से रेखा ने उसे कल एक स्थान और फोन नंबरों की एक श्रृंखला भेजी थी। जरूर, मैं कहानी को आपके द्वारा दिए गए नामों के साथ बदल देता हूँ। टैक्सी में बैठते ही उसने तुरंत ड्राइवर को पता बता दिया। गंतव्य ताओयुआन काउंटी एसएफ एक्सप्रेस का प्रधान कार्यालय था। कार से उतरने के बाद दर्श ने रेखा द्वारा भेजे गए फोन नंबर पर डायल किया। जल्द ही एक आदमी की आवाज लाइन पर आई। हेलो ताओयुआन काउंटी एसएफ एक्सप्रेस। दर्श ने पूछा, क्या रेखा का आपके पास कुछ है? ओह, तो आप मिस रेखा के दोस्त हैं। क्या आप दर्श हैं? लाइन के दूसरे छोर पर मौजूद आदमी ने पूछा। दर्श ने कहा, हाँ, मैं आपकी कंपनी के बाहर ही हूँ। 1 मिनट रुकिए। इसके साथ ही दूसरी तरफ वाले ने फोन काट दिया। लगभग 2-3 मिनट बाद एसएफ एक्सप्रेस की वर्दी पहने एक युवक पैकेज लेकर बाहर आया। उसने चारों ओर देखा और उसकी नज़र तुरंत दर्श पर टिकी। उसे याद आया कि रेखा ने क्या कहा था, पैकेज लेने आने वाला व्यक्ति एक अंधा व्यक्ति होगा। धूप का चश्मा पहने और गाइड केन पकड़े दर्श एक अंधे व्यक्ति के प्रोफाइल में बिल्कुल फिट बैठते थे। युवक तुरंत दर्श के पास पहुंचा और गर्मजोशी से उन्हें पैकेज सौंप दिया। श्री दर्श है ना? यह मिस रेखा का पैकेज है। पैकेज मिलने के बाद दर्श ने नीचे देखा और देखा कि यह रेखा के नाम से संबोधित था। तभी उसने सिर हिलाया, धन्यवाद। युवक के जाने के बाद दर्श की नज़र रेखा के पैकेज पर पड़ी। उनके चेहरे पर जिज्ञासा भरी हुई थी। वास्तव में इसके अंदर क्या था? रेखा ने उन्हें इतनी सावधानी से निर्देश क्यों दिया था कि इसे किसी को न देखने दें? हालांकि वह बहुत उत्सुक था, दर्श का पैकेज खोलकर झांकने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार ये रेखा का रहस्य था और इसे चुपके से देखना सही नहीं लगता था। अब उसकी जिम्मेदारी इसे सुरक्षित रखना था। रिंग रिंग रिंग। तभी दर्श का फोन बजा। ये रेखा का वीचैट कॉल था। जवाब देने के बाद रेखा ने पूछा, दर्श क्या हाल है? क्या तुम्हें मेरी चीज मिल गई? दर्श ने जवाब दिया, दीदी मुझे मिल गया है। यह मेरे हाथों में है, एक पैकेज। दर्श, कैमरे को पैकेज पर रखो और फिर इसे खोलो। मुझे देखने दो कि अंदर क्या है। जब रेखा ने पैकेज देखा तो वह उत्साहित हो गई और उसकी आंखों में भी तीव्र रुचि दिखाई दी। दर्श खुद भी उत्सुक था कि पैकेज के अंदर क्या है। रेखा का अनुरोध सुनकर उसने तुरंत कैमरे को उस पर रखा और कुछ ही समय में बैग को फाड़ दिया, जिससे उसकी दृष्टि में एक लाल बॉक्स दिखाई दिया।
लाल बॉक्स बहुत ही उत्तम था, न केवल जटिल पैटर्न से उत्कीर्ण था बल्कि हल्की सुगंध भी दे रहा था। ये स्पष्ट रूप से मूल्यवान था। इसे 2-3 बार छूने के बाद दर्श ने रेखा से कहा, दीदी ऐसा लगता है कि यह एक बॉक्स है। वीडियो पर बॉक्स का रूप देखकर रेखा बहुत उत्साहित थी। हाँ हाँ हाँ, यही बॉक्स है, इसे खोलो। ये सुनकर दर्श ने बिना समय बर्बाद की लाल बॉक्स धीरे धीरे खुला। अचानक धागे जैसे बंधनों वाली एक प्राचीन पुस्तक निकली। ये पुस्तक बेहद जीर्ण शीर्ण दिखाई दे रही थी। न केवल कवर बुरी तरह क्षतिग्रस्त था बल्कि पाठ भी धुंधला हो गया था, मुश्किल से पढ़ने योग्य था। करीब से देखने पर प्राचीन ग्रंथ के कोनों में फफूंद के कुछ निशान भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि यह उल्लेख करना उचित है कि पुस्तक के बंधन पर धागे आश्चर्यजनक रूप से मूल्यवान सोने के धागे से बने थे। एक पल के लिए दर्श बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रेखा जिस वस्तु को इतना महत्व देती है वह इतनी फटी पुरानी किताब होगी, जिसने उसे काफी हैरान कर दिया। इस किताब का रेखा के पेशे बदलने से क्या संबंध था? जल्द ही दर्श की नज़र प्राचीन पुस्तक पर पड़ी। उसने कवर पर कुछ बड़े अक्षरों से पुस्तक का नाम जानने की कोशिश की। हालांकि कवर इतना क्षतिग्रस्त था और पारंपरिक अक्षरों के साथ मिलकर काफी देर बाद भी वह नाम का पता नहीं लगा सका। दीदी, यह एक किताब जैसा लगता है, क्या मैं सही हूँ? दर्श ने कैमरे को बॉक्स पर रखा और रेखा से बात की। हाँ हाँ हाँ, यही किताब है। आखिरकार यह मेरे हाथों में है। इस किताब के साथ मैं निश्चित रूप से कई प्राचीन वस्तुएं पा सकती हूँ और फिर ताओयुआन काउंटी में सबसे प्रभावशाली प्राचीन वस्तु व्यापारी बन सकती हूँ, रेखा ने फोन के दूसरे छोर पर उत्साह से नाचते हुए कहा। प्राचीन वस्तुएं? दर्श के चेहरे पर आश्चर्य का भाव और गहरा हो गया और उसने कहा, दीदी क्या आप प्राचीन वस्तुओं के व्यापार में करियर बदलने की योजना बना रही हैं? बिल्कुल। लंबे समय तक विचार करने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मसाज पार्लर चलाना मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। कुछ दिन पहले एक सहपाठी ने मुझे बताया कि उसने प्राचीन वस्तुओं में बहुत पैसा कमाया, इसलिए मैं उनसे सीखने के लिए उनके स्थान पर हूँ। ये किताब उनके गुरु के गुरु के गुरु की जीवन भर की उत्कृष्ट कृति है और मैंने इसे किराए पर लेने के लिए 10 लाख खर्च किए हैं। आपको इसका अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए और इसे खोना नहीं चाहिए। ये वस्तु अमूल्य है, रेखा ने फोन पर ईमानदारी से निर्देश दिया। 10 लाख में किराए पर लिया, इसका क्या मतलब है? दर्श ने अपने हाथों में प्राचीन पुस्तक को देखा। उसके चेहरे पर जिज्ञासा का भाव था। रेखा ने समझाया, ये किताब बिक्री के लिए नहीं है। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको इसे किराए पर लेने के लिए भुगतान करना होगा। मैंने इसे 1 सप्ताह के लिए 10 लाख में किराए पर लिया है। भगवान भला करे, 1 सप्ताह के लिए 10 लाख में किराए पर लेना, ये वास्तव में पैसे की बर्बादी है। हालांकि ये देखकर कि रेखा प्राचीन पुस्तक को कितना महत्व देती है, दर्श ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस सिर हिलाते हुए कहा, दीदी निश्चिंत रहें, मैं इसका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। जब आप वापस आएंगी तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह आपको सही स्थिति में वापस मिल जाए। फोन काटने के बाद दर्श ने प्राचीन पुस्तक को वापस बॉक्स में रख दिया और सड़क के किनारे एक टैक्सी लेकर नीलिमा के विला के लिए रवाना हो गया। रास्ते में दर्श लाल बॉक्स को घूरता रहा, विचारों में खोया हुआ। हालांकि उसे प्राचीन वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह पुस्तक के अंदर दर्ज सामग्री और वास्तव में इसे इतना मूल्यवान बनाने वाली बात के बारे में बहुत उत्सुक था। कुछ देर सोचने के बाद दर्श ने तुरंत बॉक्स खोला और किताब निकाली। उसकी राय में इसे 1 सप्ताह के लिए किराए पर लेने के लिए 10 लाख खर्च करना निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण कार्य था। एक और व्यक्ति को इसे देखने का मतलब कम से कम थोड़ा कम नुकसान होगा। हालांकि पुस्तक की सामग्री पूरी तरह से पारंपरिक अक्षरों में थी, पाठ काफी स्पष्ट था। दर्श एक कॉलेज छात्र के रूप में आसानी से इसका अधिकांश भाग समझ सकता था। जैसे ही वह प्राचीन पुस्तक की सामग्री में पूरी तरह से तल्लीन हो गया, वह चकित रह गया। प्राचीन वस्तुओं पर इतनी विस्तृत जानकारी। बाजार में उपलब्ध प्राचीन वस्तु पहचान पुस्तकों में उन बेकार सिद्धांतों के विपरीत इस प्राचीन पुस्तक में दर्ज सामग्री पूरी तरह से व्यवहारिक ज्ञान के बारे में थी, जिसमें विभिन्न पहचान तकनीकों का विस्तार से वर्णन किया गया था। दर्श को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इस प्राचीन पुस्तक में चीन के 3 महान खजानों के बारे में भी जानकारी थी, जिनमें से एक स्वर्गीय आत्मा फूलदान था जिसे दर्श वर्तमान में एकत्र कर रहा था। इससे वह काम गया। उसकी आंखों में सदमे का भाव चमक उठा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह प्राचीन पुस्तक इतनी मूल्यवान थी। ये वास्तव में एक खजाना है। इसमें स्वर्गीय आत्मा फूलदान के बारे में भी जानकारी थी। इसके अलावा प्राचीन पुस्तक के माध्यम से दर्श ने एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य सीखा कि स्वर्गीय आत्मा फूलदान दाऊद त्यानजुन के एक शिष्य द्वारा बनाया गया खजाना था। ये जानकर उसका पूरा शरीर कांप गया और उसकी आंखों में सदमे का भाव और भी तीव्र हो गया। अगर उसे ठीक से याद है तो दाऊद त्यानजुन महान मोनार्क के भगवान लाओजी थे, है ना? घूंट। दर्श ने भारी मात्रा में अपनी लार ली। उसकी सांस पहले से कहीं अधिक तेज हो गई। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसे किरण से गलती से मिला खजाना वास्तव में महान मोनार्क के भगवान लाओजी के शिष्य द्वारा बनाया गया एक जादुई उपकरण हो सकता है। यदि वह स्वर्गीय आत्मा फूलदान को पूरा कर सकता है तो यह निश्चित रूप से उसके शस्त्रागार में एक शक्तिशाली जोड़ होगा। यदि पहले होता तो दर्श मानता कि प्राचीन पुस्तक में दर्ज रिकॉर्ड गलत था। एक औसत व्यक्ति के लिए भगवान लाओजी केवल पौराणिक कहानियों में मौजूद थे, लेकिन एक साधक बनने के बाद दर्श जानता था कि यह सब सच था। इस प्राचीन पुस्तक का लेखक निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगले ही पल दर्श तुरंत प्राचीन पुस्तक में डूब गया। उसने उसमें मौजूद सभी ज्ञान को अपने दिमाग में उकेर लिया। जब उसने प्राचीन पुस्तक बंद की तो उसके चेहरे पर उत्साह स्पष्ट था। यह ज्ञान उसके लिए एक अमूल्य खजाना था। हम यहाँ हैं, 25 युआन। तभी टैक्सी चालक की आवाज ने दर्श को उसके विचारों से वास्तविकता में वापस खींच लिया। ठीक है। दर्श ने तुरंत भुगतान करने के लिए अपना बटुआ निकाला, फिर एक हाथ में यान स्ट्रेंथनिंग पिल और दूसरे हाथ में प्राचीन पुस्तक का डिब्बा लेकर टैक्सी से बाहर निकल गया। कितना अजीब है, एक अंधा आदमी किताब पढ़ रहा है। पैसे मिलने के बाद ड्राइवर ने दर्श के पीछे हटे हुए आकृति को देखा और बुदबुदाया। नोवेल्स इरे नेट वेबसाइट पर गूगल पर खोजे ताकि उपन्यासों के अध्याय जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में प्राप्त हो सकें। नीलिमा के विला के सामने खड़े होकर दर्श के दिमाग में नीलिमा से उसकी पहली मुलाकात की याद ताज़ा हो गई। ये याद करते हुए कि उसके कामुक होठों ने उसकी सेवा कैसे की थी, उसकी दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। हालांकि यह बहुत पहले की बात थी, दर्श को वह सुखद अनुभूति अभी भी स्पष्ट रूप से याद थी। केवल मुंह इतना आरामदायक था। नीलिमा, उस तेजस्वी सुंदरी को अपने हाथों में लेना कितना आनंददायक होगा, है ना? डिंग डोंग डिंग डोंग। जैसे ही दर्श कल्पना कर रहा था उसने डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद बटलर दिखाई दी।
दर्श को पहचानकर उसने उत्सुकता से पूछा, क्या आप श्री दर्श हैं? हाँ, मैं राष्ट्रपति नीलिमा को सामान देने आया हूँ, दर्श ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा। कृपया अंदर आइए, कृपया अंदर आइए। बटलर ने तुरंत दरवाजा खोला और दर्श को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, राष्ट्रपति नीलिमा ने मुझे पहले भी कई बार निर्देश दिया है, अगर वह घर पर नहीं है और श्रीदर्श सामान देने आते हैं तो मुझे उन्हें तुरंत फोन करना चाहिए। ओह, राष्ट्रपति नीलिमा घर पर नहीं है? दर्श ने हैरान होकर पूछा। बटलर ने सिर हिलाया, सही, राष्ट्रपति नीलिमा अभी एक बैठक के लिए कंपनी गई हैं। कृपया बैठक कक्ष में आराम करें, मैं उन्हें फोन करूंगी। राष्ट्रपति नीलिमा को लौटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, मैं उनका इंतजार करूंगा। दर्श ने हल्का सा सिर हिलाया और यांग स्ट्रेंथनिंग पिल से भरा बैग लेकर विला में प्रवेश किया। जैसे ही उसने विला में कदम रखा, उसने सोफे पर बैठे दो पुरुषों को देखा और वह तुरंत जम गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव स्पष्ट था। उनमें से एक झांग योंग था, जिसे उसने पहले देखा था, और दूसरा आदमी अमन था, जिससे रेस्तरां में उसका विवाद हुआ था। बकवास, यह आदमी यहाँ क्या कर रहा है? उस समय अमन झांग योंग से बातचीत कर रहा था। जब उसने दर्श को अचानक प्रकट होते देखा तो अमन पहले चौंक गया, फिर सोफे से खड़ा हुआ और दर्श की ओर इशारा करते हुए जोर से गाली देते हुए कहा, बकवास, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये वास्तव में टेडपोल की गुणवत्ता में सुधार के लिए